नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट करेंगे और लगभग 400 प्रश्नों को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन ये वाली यूनिट कंप्लीट होगी। इसी क्लास के अंदर राजस्थान का इतिहास वाली यूनिट कंप्लीट होगी और इसी क्लास के अंदर हमारे राजस्थान की कला एवं संस्कृति वाली यूनिट कंप्लीट होगी। यानी कि राजस्थान की जो तीनों यूनिट्स हैं वो हम आज की इस बेहतरीन मैराथन क्लास में शुरुआत कर रहे हैं और इसी में हम तीनों ही यूनिट्स के लगभग 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। देखो, क्वेश्चन की नंबरिंग आप देखोगे ना तो 100 नंबर मिलेंगे आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बड़े बेहतरीन ढंग से की गई है। प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, उससे पहले उस संबंधित प्रश्न की व्याख्या करवाऊंगा पहले, तो उस व्याख्या में आपके 4-5 प्रश्न कवर होंगे एक ही क्वेश्चन से। इस तरह से हम लगभग 400 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को आज की क्लास में अंजाम देने वाले हैं। पिछली बार भी मैंने इसी तरह की क्लास डाली थी मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें से लगभग प्रश्न राजस्थान जीके के आ गए थे और अब की बार मैंने इसको थोड़ा और अपडेट किया है। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके इस पूरे वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। देखो, इसकी पीडीएफ तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पीडीएफ जो है ना मेरे से डिलीट हो गई है। कोशिश बहुत करी है वापस रिकवर करने की, लेकिन रिकवर हो गई, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है। मतलब कुछ उसमें एरर आ गया और वो जो फाइल है वो करप्ट हो गई है। लेकिन आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अब आप कहेंगे सर आप पहले ही बोल रहे हो, ये जो मैं अभी तक का जो बोल रहा हूँ ना, ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में ये वाली चीज़ रिकॉर्ड करी है मैंने, फिर इसको पहले स्टार्टिंग में ऐड किया है। इसलिए मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ कि पीडीएफ इसकी मेरे से मिस हो गई है, करप्ट हो गई है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी क्लास को कम से कम एग्जाम से पहले पहले 2 बार रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों, फिर देखना आपको मजा आ जाएगा। और चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। इससे पहले की बहुत सारी यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। हमारी एक तो भारत का भूगोल की यूनिट रह रही है और पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण का आधा यूनिट तो मैंने करवा दिया है, आधा यूनिट बच रहा है बस। तो यहां तक हमारी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। भारत का भूगोल बच रहा है एक तो, और इसके बाद में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों की 2 यूनिट बच रही हैं। बाकी हमारा पूरा का पूरा कोर्स मैंने करवा दिया आपको मैराथन क्लासेज के अंदर। प्लेलिस्ट में आप देख लेना, सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और मान एजुकेशन ऐप से ब्रह्मास्त्र ज्वाइन कर लेना। जो पीडीएफ है इन सब की वो आपको वहां पर ही अवेलेबल होंगी, मिलेंगे। आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। कि जो भी ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो बिल्कुल 33 जिलों के अनुसार है। आप कहें सर 41 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार करवाइए, नहीं, आपके एग्जाम के अंदर 33 जिलों के अनुसार ही जीके आने वाला है। तो मैं बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कहीं आप बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो 33 जिलों के हिसाब से होंगे। जैसे कई क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन ये भी है कि फलोदी कौन से जिले के अंदर है, तो इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे। तो आप कहेंगे सर फलोदी तो अलग से जिला बन गया है, आप इसको जोधपुर में क्यों पढ़ा रहे हो। तो ऐसे सवाल आप सोचना मत, क्योंकि अभी के लिए जो मैं एग्जाम दे रहे हैं ना उसके हिसाब से ही मैंने ये वीडियो पूरा का पूरा डिजाइन किया है। उसी हिसाब से हमारे को पढ़ना है, क्योंकि कम समय में करना है। नहीं तो मैं आपको 41 और 33 नए और पुराने जिलों के अनुसार इस वीडियो को पढ़ा सकता था, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर उससे मतलब नहीं है और वो चीज़ हमारे काम की नहीं है अभी के लिए। आगे एग्जाम के लिए काम की होगी तब हम अलग से देखेंगे उनको। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अरावली से। अरावली के कुछ फैक्ट देखेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। मध्य अरावली, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। राइट। तो मध्य अरावली का विस्तार उदयपुर, राजसमंद और अजमेर जिलों में है। हो सकता है स्लाइड के अंदर यही क्वेश्चन बन जाए, तो याद कीजिए इसको। तो ध्यान रखिएगा, मध्य अरावली का जो विस्तार है उदयपुर, राजसमंद, अजमेर जिलों के अंदर। अच्छा, आप कहोगे सर मैप में भी बता दो थोड़ा सा, तो मैप के साथ में ही पढ़ाएंगे आपको पूरा। तो मध्य अरावली ये वाली है ना, मध्य अरावली है ये। अजमेर भी आता है इसमें, अजमेर के अंदर सबसे कम ऊंची और सबसे कम चौड़ाई अजमेर में ही है अरावली की। वैसे देखो, अब मध्य अरावली की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी एवरेज हाइट पूछ रहा है, कितने मीटर है, 700 मीटर। अगर आपको घाटियों की ऊंचाई पूछे मध्य अरावली के अंदर, कितने बताओगे, 550 मीटर। 2 क्वेश्चन ये हो गए, तो 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो चुके हैं, 1, 2 और 3। अब चलते हैं आगे। चौड़ाई कितनी है इसकी, मध्य अरावली की ही बात कर रहा है केवल, लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी है। और विस्तार इसका कितना है, लगभग 100 किलोमीटर के अंदर उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। उदयपुर देखिए दोस्तों, आप कहोगे सर दक्षिण अरावली में आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उदयपुर का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये मध्य अरावली के अंदर भी आता है पूरी तरह से। उदयपुर का दक्षिणी और मध्य भाग है ना, वो तो आता है दक्षिण अरावली में, बट उदयपुर का कुछ पार्ट है जो मध्य अरावली के अंदर भी लगता है, ऊपर वाला, नॉर्थ वाला। ठीक। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है और 870 मीटर लगभग इसकी हाइट है, याद कीजिए इसको। बाकी बात करें नाग पहाड़ की, आपने सुना होगा, इसका आकार जो है ना सर्पिलाकार है,
सर्प के समान आकार है इसका, इसलिए इसको नाग पहाड़ कहा जाता है। कितनी ऊंचाई है? 795 मीटर। ब्यावर तहसील के 4 दर्रे, क्योंकि ये मध्य अरावली के दर्रे हैं, तो याद कीजिए कौन कौन से दर्रे हैं। बर दर्रा, पखेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा और सुरा घाट दर्रा। ठीक है, दर्रा मतलब पास, ठीक है, नाल भी बोल सकते हो आप इनको। तो दर्रे कौन कौन से हो गए? बर दर्रा, पखेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा और सुरा घाट दर्रा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? मध्य अरावली का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। औसत ऊंचाई 700 मीटर, घाटी की ऊंचाई 550 मीटर, चौड़ाई 30 किलोमीटर और विस्तार इसका टोटल है आपका 100 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा हम बात करें तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर, राइट, और सर्पिलाकार आकार में फैली हुई है, उसका नाम है नाग पहाड़। लगभग अरावली पर्वतमाला अजमेर में नाग पहाड़ ही कहलाती है पूरी तरह से सर्पिलाकार आकृति में। 4 दर्रे, बर, पखेरिया, शिवपुर घाट और सुरा घाट। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं 2 यहां से। चलो बताओ, पहला प्रश्न है मध्य अरावली का विस्तार बता दो फटाफट से, क्या आंसर होगा इसमें? मध्य अरावली का विस्तार। तो फ्रेंड्स हमने देखा, टाइम खराब करेंगे नहीं अभी हमें। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये मध्य अरावली का ही है, तो उदयपुर, राजसमंद और अजमेर जिलों के अंदर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं नाग पहाड़ की ऊंचाई, अभी मैंने आपको जस्ट बताई, तो कितनी है नाग पहाड़ की ऊंचाई दोस्तों? ये है 795 मीटर। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर 2, हाड़ौती के पठार के बारे में देखें। हाड़ौती का पठार मैं आपको मैप में क्लियर कर देता हूं, ये राजस्थान का मैप है और इसके अंदर ये हाड़ौती वाला पठारी प्रदेश है पूरा का पूरा। ठीक, मालवा के पठार का ही पार्ट है ये, जो मध्य प्रदेश, मालवा का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों में है। तो राजस्थान में यहाँ पे है, इस क्षेत्र के अंदर। ठीक, तो देखिए पर्वत श्रेणियों का विस्तार जो है ना अर्धचंद्राकार रूप में है। यहाँ पे अर्धचंद्राकार रूप में 3 जिलों के अंदर बूंदी, झालावाड़ और कोटा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। बूंदी के अंदर बूंदी हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती हैं। क्लियर है? तो बूंदी हिल्स और मुकुंदरा की पहाड़ियां याद हो जाएगा, हाड़ौती पठारी प्रदेश में ही है। अब देखो बूंदी की जो श्रेणी है ना, बूंदी में जो बूंदी हिल्स हैं उनकी लंबाई कितनी है? लगभग 90 किलोमीटर में फैली हुई है ये। अच्छा, औसत ऊंचाई कितनी है इनकी? ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 350 मीटर आपको इनकी हाइट भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें मुकुंदवाड़ा श्रेणी जो है, जो कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है, ये भी हाड़ौती का ही पार्ट है। तो इसकी लगभग विस्तार की बात करें लंबाई की, तो ये 120 किलोमीटर में है। बूंदी वाली एक जिले में है, बूंदी में, इसलिए 90 किलोमीटर कर लेना कम है। और मुकुंदवाड़ा जो है, मुकुंदरा हिल्स वगैरह, तो ये आपका 120 किलोमीटर में है। औसत ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? वहां से देखिए ज्यादा है, 353 से 503 मीटर हाइट है इसकी, इस क्षेत्र में है ये। ठीक, सर्वोच्च शिखर कौन सा है यहाँ का? हाड़ौती पठार का चंदवाड़ी क्षेत्र 517 मीटर ऊंचा है भाई, याद रखना सर्वोच्च शिखर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अलग टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, तो इसको आप याद रखना। चंदवाड़ी क्षेत्र जो है ना, ये 517 मीटर चंदवाड़ी शिखर है ये। इसके अलावा हम बात करें इस पठारी प्रदेश के अंदर जो नदियां बहती है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां, वो कौन कौन सी है? एक तो सबसे फेमस चंबल, काली सिंध, पार्वती और मेज, ये 4 नदियां याद रखिए। हाड़ौती के पठार से ही इसका। सर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, क्या करें, कल वीडियो मेंस का एग्ज़ाम है। अरे सौरभ कोई दिक्कत नहीं है यार, एग्ज़ाम ही तो है ना, महाप्रलय तो नहीं आने वाली है। और एक हैप्पी बर्थडे भाई सभी का, जिसका भी हैप्पी बर्थडे है ना, सबको एक साथ हैप्पी बर्थडे। क्लास को ध्यानपूर्वक सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाया है आपके लिए आज, है ना। टाइम पास मत करो, एग्ज़ाम पास में आ गई है, रोते रहोगे बाद में, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर लो, एग्जाम है अच्छे से दे के आना, नो टेंशन, सो आज की रात में फुल माइंड फ्रेश करके, तभी एग्जाम अच्छा होगा। टेंशन के अंदर तो 5-7 प्रश्न गलत करके आ जाओगे भाई। देखो विस्तार है। अच्छा, तो अब कहोगे सर आप प्रश्न भी पूछ लीजिए, तो ये लो साहब प्रश्न यहां से, बताइए क्या उत्तर होगा। हाड़ौती के पठार में अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है? अब हाड़ौती के पठार में जो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिलों में फैली हुई है, तो इनको कहा जाता है दोस्तों बूंदी हिल्स और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर के प्रश्न में। हाड़ौती क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? फिर अभी हमने देखा कौन सा भाई, चंदवाड़ी। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन। क्लियर है भाई, यहां तक सबका कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए किसी को भी, ये प्रश्न सबको याद हो जानी चाहिए। क्लियर? चलो अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी पूछ लेता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें।
कोई मुझे ये बता दो कमेंट करके, कमलनाथ, कमलनाथ पर्वत चोटी है ना, ये कहाँ पे है, और अचलगढ़ कहाँ पे है? ये 2 प्रश्न और हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इनका उत्तर बताओ, फिर मैं बता दूंगा इनका उत्तर जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, चलो देखिए। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य के शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में बात करते हैं। देखो राजस्थान जो है ना, इसको 5 सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एक बार ये देख लीजिए, ये तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, ये है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये है उप आर्द्र, और ये है आर्द्र, और ये है अति आर्द्र। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे बता रहे हो, मतलब आप तो लाइन खींच दी आपने तो। चलो नहीं, मैं बताता हूं। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर देखो बीकानेर, गंगानगर, ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का पश्चिमी पार्ट और बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी पार्ट, ये आते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश में। बारिश कितनी होती है? 0 से 20 सेंटीमीटर। बारिश याद करना बहुत आसान है, +20 करते करते जाना बस। आप तो देखो कितना इजीली याद हो जाएगा बारिश, +20 करते जाओ। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है ना, इसमें गग्गर बेसिन आ जाएगा, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र आ जाएगा, शेखावाटी वाले डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। गग्गर बेसिन में हनुमानगढ़ और गंगानगर आते हैं, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला आ जाएगा। नागौरी उच्च भूमि, इसमें अजमेर का पार्ट आता है, नागौर क्षेत्र का पार्ट आता है, और जो लूनी बेसिन है ना, वो आ जाता है फिर इसमें। तो लूनी बेसिन में पाली, सिरोही, जालोर है ना, और आपका बाड़मेर का पार्ट आता है, इसके अलावा जोधपुर आता है, ये लूनी बेसिन में है। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अच्छा, बारिश के बारे में मैंने बताया कि +20 करते जाओ, तो 20 के प्लस किया तो कितना हो गया? 20 और 20 40, तो 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है इस क्षेत्र में, है ना। अब देखिए उप आर्द्र, तो ये उप आर्द्र प्रदेश जो है ना, ये अरावली वाला है। कौन सा है? अरावली वाला। अच्छा देखो आप यहाँ पे, ये अरावली के पश्चिम में जो है ना, जो क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये वाली 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा ये अरावली है, अरावली वाले क्षेत्र में जलवायु कैसी पाई जाती है? उप आर्द्र, राइट। तो यहां पे अब बारिश कितनी होगी? 40 हो गया था ना, तो 40 से 20 करो, 60 हो जाएगा। तो 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे होती है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, तो ये है दोस्तों यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये वाला जो दिख रहा है आपको रेड में, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, राइट। तो ये आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। अच्छा, बारिश कितनी होगी? यहाँ पे 60 हो गया था ना, तो 60 से +20 करो, कितना हो गया? 80। तो 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे पाई जाती है। अति आर्द्र में हाड़ौती वाला क्षेत्र आता है। इसके अलावा वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? वागड़ और अति आर्द्र। अति आर्द्र में तो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाएगा। वागड़ प्रदेश के अंदर गाइज आपके आएंगे एक तो बांसवाड़ा, है ना, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है, राइट ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा। बाकी सबसे ज्यादा बारिश अति आर्द्र के अंदर माउंट आबू भी आता है दोस्तों, माउंट आबू 150 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। क्लियर हो गया ना ये चीज। चलो फैक्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे सबका हो गया। अच्छा, यहाँ पे बारिश कितनी होती है? देखो प्लस, लास्ट में आपको +40 करना है, तो आप 80 से 40 प्लस कर दो, 120 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, एवरेज 100 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, आप देख लीजिए इनको। तो राजस्थान राज्य के शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग, ठीक है, जैसलमेर पूरा आएगा, बाड़मेर का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिम भाग, ये बीकानेर है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका ये पश्चिम भाग आ गया, ये वाला देखिए। इसके अलावा श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, गंगानगर जिला है ये वाला, तो इसका ये दक्षिणी भाग ये आ रहा है यहाँ पे। हनुमानगढ़ आता है इसमें, ठीक है। और जोधपुर, जोधपुर के अंदर फलोदी तहसील है ना, ये यहाँ पे, ये देखो जोधपुर का इतना सा पार्ट आ रहा है, तो ये हो गया, ये जिले सम्मिलित है इसमें, राइट। इसके अलावा वर्षा की बात करें यहाँ पे शुष्क जलवायु में, तो 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और बिल्कुल पश्चिम में मैंने आपको बताया ना 0 से 20 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल पश्चिम में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मानी गई है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर यहाँ का औसत तापमान कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस। एवरेज पूछ रहा है, 4 महीने का जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना, उसका पूरा एवरेज पूछ रहा है, 3 महीने की मान लीजिए जो भी है, तो वो एवरेज निकल करके आता है। कई जगह 38 भी मिलेगा, है ना। बाकी शीत ऋतु का औसत तापमान देखें ना, तो 12 से 16 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे वनस्पति मरुद्भिद कंटिली, जो झाड़ियां वगैरह है ना, उस प्रकार की यहाँ पे वनस्पति मिलती है, ठीक। तो चलो अब यहाँ पे इसको आगे करने से पहले, प्रश्न करने से पहले, मैं आपको जो पहले प्रश्न बताया था ना अभी, उस 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो इन 2 प्रश्नों का आंसर क्या होगा? कमलनाथ। चोटी के बारे में बताया था, ये सीकर में है दोस्तों। इसके अलावा अचलगढ़ की मैं बात करूं तो ये सिरोही जिले के अंदर है
है ना। तो इन दोनों प्रश्नों का आपको आंसर मिल गया। अब आगे चलते हैं, देखिए तो नेक्स्ट फैक्ट है, फिर इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे आपसे, है ना। याद कर लिया ना आपने सबने, अब गलत नहीं होना चाहिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे अभी जस्ट। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है डायरेक्ट जहां से प्रश्न बनेंगे। देखो देखो, जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के अंदर किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? झालावाड़ जिले के अंदर। ये वाला अति आर्द्र वाला प्रदेश ना, सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे राजस्थान के अंदर। किसी जिले की बात करें तो कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम पूछ रहे जिला स्तर पर तो जैसलमेर जिले के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, याद हो ही गया होगा आपको, 10 सेंटीमीटर बारिश अभी हमने करा। अब देखिए राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या अगर आपसे पूछ ले, भाई राजस्थान में बारिश कितने दिन होती है, एवरेज बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, राइट। तो देखो 29 डेज, है ना। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है, तो झालावाड़ में 40 दिन और बांसवाड़ा में 38 दिन। बांसवाड़ा 2 नंबर पे है, झालावाड़ 1 नंबर पे है। सबसे ज्यादा बारिश दिनों की संख्या में झालावाड़ और 2 नंबर पे बांसवाड़ा। न्यूनतम संख्या तो आप जान ही गए होंगे, जैसलमेर में केवल 5 दिन बारिश होती है एवरेज, है ना। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता किस महीने में होती है? अप्रैल के महीने में, ये भी याद कर लो। और राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त के महीने में होती है, ये भी याद कर लो। अप्रैल में कम और अगस्त में ज्यादा, राइट। राजस्थान में सबसे सम तापमान, है ना, अक्टूबर के महीने के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान में कम वर्षा वाला स्थान पूछ लेना तो सम जैसलमेर के अंदर है ये, है ना। इसके अलावा देखिए 5 सेंटीमीटर बारिश ही होती है यहाँ पे। और आंधियों की सर्वाधिक संख्या पूछ लेना, आंधियां श्रीगंगानगर में चलती है, आप जानते हैं, वर्ष में 27 दिन एवरेज आता है यहाँ का। इसके अलावा देखें आंधियों की न्यूनतम संख्या तो झालावाड़ जिले के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है 3 दिन। ये फैक्ट सारे क्लियर हो गए। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए राजस्थान राज्य का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले के अंदर स्थित है? फलोदी, क्योंकि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है तो यहाँ पे ध्यान रखिए फलोदी जोधपुर जिले के अंदर एक तहसील है जिसके बारे में हमने बात करी थी। ये शुष्क प्रदेश में आता है, ये वाला क्षेत्र है, ये देखो आप, ये ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जोधपुर, डी ऑप्शन। क्लियर है, आगे चलते हैं। राजस्थान में देखो फैक्ट देखो कुछ इंपोर्टेंट और दिखाता हूं आपको। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता, भाई जिस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना वो जिला सर्वाधिक आर्द्रता वाला है, ऐसे याद करो इसको। न्यूनतम आर्द्रता जैसलमेर में, सबसे कम बारिश जहां पे होती है वहां पे न्यूनतम आर्द्रता विद्यमान रहेगी, ठीक। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछे, देखो ये तो जिला है लेकिन स्थान पूछे तो माउंट आबू। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा किस स्थान पर बारिश होती है? माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान यही है, तो सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला भी यही है। फिर अगर बात करें सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान, फलोदी जोधपुर, याद कर लेना। राजस्थान का सबसे ज्यादा गर्म स्थान भी यही है, शुष्क, ठीक। आगे चलते हैं, देखो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आपको यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे तो इन फैक्ट को देखो एक बार ही आप, फिर आगे चलते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण काल में देखो इसके अंदर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर है। क्लास नॉर्मल सी बात है बड़ी होगी लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, माइंड ब्लोइंग, हर एक चीज आसानी से मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फैक्ट क्लियर करने के बाद में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपकी याद भी हो रही हैं चीजें और प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं, फैक्ट भी और ये सब, है ना। तो आप बाद में जुड़े हैं तो इसको देख लीजिए आप, चलो। और इस क्लास को एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन करना है ना भाई, तो बात बनेगी आपकी बढ़िया तरीके से, देखना काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो देखो पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। देखो उत्तरी गोलार्ध है ना भाई, उत्तरी गोलार्ध, देखो ये भूमध्य रेखा है, बीचों बीच में भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं अपन। तो इसके उत्तर में ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, राइट। और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो अपना जो भारत है ना दोस्तों, इसको इधर घुमाएंगे अपन तो यहां से आता है भारत का जो लोकेशन है, यहाँ पे लोकेटेड है भारत, तो राजस्थान भी यहीं पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना, कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये। इसके ऊपर सूर्य क्या है ना सीधा चमकता है 21 जून को, ठीक है ना। इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है, 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो अगर आप बांसवाड़ा के अंदर हो ना 21 जून को तो आपकी परछाई भी दिखाई नहीं देगी आप लोगों को, बिल्कुल आपके सर के ऊपर रहेगा सूर्य दोपहर में, ठीक। चलो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, ध्यान रखिएगा। 21 जून की बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे,
रात छोटी होगी। मैंने बताया ना सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कौन सी होगी? 21 जून वाली। भाई दिन बड़ा है तो रात छोटी हो जाएगी, वो तो आप समझ रहे हो। ऋतु कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप देखते हैं दक्षिण गोलार्ध की बात करते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। भाई सूर्य ऊपर है ना, यहां से चमक रहा है सूर्य, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे तो देखो तिरछी पड़ेंगे ना, यहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ रही है, समझ गए? तो यहाँ पे तिरछी पड़ रही है तो आपको पता है तापमान भी कम होगा, मतलब बारिश तो खैर होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ठंड ज्यादा रहेगी, तापमान कम रहेगा, सूर्य की किरणें कम पहुंचेंगी। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है तब इधर सर्दी हो जाती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं, कम प्रभावी होती हैं। तो ये वाली बात है। तो रातें बड़ी होती हैं इस टाइम में और दिन छोटे हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। ऋतु शरद ऋतु। आगे हम बात करें, देखो कुछ 4 फैक्ट हैं, याद करो। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिण गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 21 जून। भाई उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है ना, तो दक्षिण गोलार्ध में रात बड़ी होगी उसी दिन, समझ जाओ बात को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात पूछे 21 जून की, तो दक्षिण गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 21 जून की। बस बिल्कुल विपरीत कर दो काम को, है ना। चलो ये देख ही रहे हो आप। आगे चलें अपन, नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं, फिर आपसे प्रश्न पूछेंगे यहां से। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा। अब आपको पता है मकर रेखा कहां पे? दक्षिण गोलार्ध में है ना मकर रेखा। भाई जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसी को तो मकर रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा है, ठीक है भाई, थोड़ा सा मान लीजिए कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, ये बीचों बीच में है ना, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। तो इसके दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। तो यहां पे बात करें ना, सूर्य इधर है, यहां पे चमक रहा है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाएंगे ना, रातें छोटी हो जाएंगी, ऋतु ग्रीष्म होगी। दक्षिण गोलार्ध में फिर ये काम हो जाएगा जो उत्तरी गोलार्ध में हो रहा था अभी, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी, तो सर्दी भी होगी फिर यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। वो कंडीशन बिल्कुल विपरीत कर दो, अपोजिट, ऋतु शरद। चलो अब यहाँ पे फैक्ट देखो आप 4। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, तो फिर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। क्लियर है? आगे बात करें, बड़ी रात हो जाएगी दक्षिण गोलार्ध में, ओ सॉरी उत्तरी गोलार्ध में। भाई दक्षिण गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा ना, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी उस दिन, ठीक है ना, उल्टा है बिल्कुल। तो दक्षिण गोलार्ध की सबसे छोटी रात 22 दिसंबर, तो फिर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सिंपल। ये 8 चीजें हैं, इनको याद कर लेना भाई, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न बता दीजिए आप मेरे को, यहां से प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करती है? अच्छा, 3 स्लाइड से कम आपके 15 से 16-17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे बताओ मेरे को इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट। तो गाइज 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करती है। आप कहोगे सर समझा दो फिर थोड़ा सा। राजस्थान है ये, है ना भाई। तो मैंने आपको बताया अरावली पर्वतमाला जो है ना भाई, ये है अरावली पर्वतमाला। तो ये अरावली पर्वतमाला को ही आप 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कह सकते हो। यही है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आप कहोगे सर फिर 25 कौन सी है? तो अभी बताया ना 25 सेंटीमीटर। ये राजस्थान को तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर है फैक्ट? आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब बता दीजिए आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करो, फिर प्रश्न पूछूंगा। जल में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण मृदा कैसे हो जाती है? क्षारीय। मैंने आपको प्रश्न भी पूछे हैं यहाँ से कई बारी। तो क्षारीय मृदा का क्या कारण है भाई? जब जल में सोडियम कार्बोनेट की मृदा अधिक हो जाती है तब क्षारीय हो जाती है मृदा। भाई मिट्टी में पानी देते हैं ना हम, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट की ज्यादा अधिकता हो जाती है, उस रीजन से क्षारीय मिट्टी हो जाती है। तो क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए कुछ उपाय बताइए सर। जिप्सम है, फास्फोरस है ना, ये सब रसायन जो है ना इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर मिट्टी की लवणीयता को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए सर? वही रोग फास्फेट जो खाद है उनका उपयोग करना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी कौन सी? बलुई मिट्टी जो होती है ना, दोमट मिट्टी, जिसको हम कछारी मिट्टी भी बोल सकते हैं, है ना। और जलोढ़ मरुस्थलीय मृदा नहीं होती है मतलब, बट यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बलुई जो मिट्टी है ना, इसको समझो आप, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे लिख गई है। बाकी इसका रंग तो भूरा होता ही है। बलुई मिट्टी ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, थोड़ा सा उल्टा भूल गया।
पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी के नाम से है ना थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इसको दोमट मत करो आप। बाकी ये दो हैं यहाँ पे, है ना, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पे। बलुई और दोमट मिट्टी, ये एक मिट्टी नहीं है। दोमट मिट्टी तो जो है ना दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसके दो मठ होते हैं। मठ कैसे भाई, एक मिट्टी ऑलरेडी थी, अब देखो जलोढ़ मिट्टी नदियां लेकर के आती है ना भाई, तो नदियां दूसरी परत और जमा कर देती हैं, तो एक मठ तो नई मृदा का बन गया और एक पुरानी वाली का। तो ऐसे दो मठ जो होते हैं ना जिस मृदा की, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जिसको आप कछारी मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी बलुई मिट्टी देखें ना तो ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाएगी, बलुई मिट्टी, जिसको आप रेगिस्तानी मिट्टी कह सकते हैं, जिसको आप बलुई मिट्टी कह सकते हैं, जिसको आप मोटे कणों वाली मिट्टी कह सकते हैं, प्यासी मिट्टी कह सकते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी कह सकते हैं, कई नाम है इसके। दोमट मिट्टी पूर्वी राजस्थान में मिलेगी आपको। आगे बात करें, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहां पे खुली? जोधपुर में। कब? 1958 के अंदर। नेक्स्ट अपना 1952 में जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया। ये दो फैक्ट याद कीजिए। अब मैं आपको यहां से प्रश्न पूछ लेता हूं, बताइए जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? फटाफट बता दो, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? अभी अभी हमने देखा, तो गलत तो होने के कोई चांसेस है नहीं भाई। तो लगातार बने रहिए आप क्लास में। लाइक का बटन आप प्यार से दबा दोगे तो और ही मजा आ जाएगा, है ना, क्लास में और ही ज्यादा फूल खिल जाएंगे, रौनक आ जाएगी। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट तीसरा ऑप्शन, और सरकारी नौकरी के सभी दोस्त इच्छुक हैं, आप सभी प्यार से सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। यहाँ पे क्या है ना, आपके लिए ऐसा ही बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता रहेगा रात को 9 बजे। चलो, तो जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट अभी हमने देखा। उपाय क्या है? जिप्सम वगैरह, रॉक फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए 8 नंबर के प्रश्न में। तो गाइज यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र पे पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट देखिए आप, बहुत ही लाजवाब चीज है, प्रश्न बनते हैं यहां से। नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है ना, पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों खादर कहा जाता है, पुरानी को बांगर कहा जाता है। अभी बताऊंगा मैं आपको, इनको क्लियर करूंगा। जब मृदा की ऊपरी परत पर इस मिट्टी का जमाव होता है ना, तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ऊपरी परत का जमाव हो जाता है, मतलब नई मिट्टी आती रहती है ना पोषक तत्वों वाली, तो मिट्टी की जो उर्वरता है ना वो बनी रहती है। तो बेट किसे कहते हैं? दो नाम है, एक तो चोचोस और एक बेट। तो बेट देखो पहले, पंजाब के मैदान में खादर जो भूमि होती है ना, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसको बेट कहा जाता है पंजाब के मैदान में, है ना। इसके अलावा हम देखें, चो और चोस वर्षा ऋतु में बहने वाली छोटी और तीव्र जल धाराएं जो होती है ना, जो शिवालिक श्रेणी से दक्षिणी ढालों को अपर्दन से विच्छेदित करती हैं, है ना, इनको चो या चोस कहा जाता है। राइट, अब देखो समझो, ये कॉन्सेप्ट है, याद करो, कईयों के कंफ्यूजन रहता है, मुझे पता है। ये हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है दोस्तों। 4 नाम है, भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, नदी घाटी किसे कहते हैं। इन नामों को देख लो आप फटाफट से, एक बार समझो। देखो, हिमालय पर्वतमाला है, यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर पिघल करके नदियां पानी जल के रूप में आ रहा है। अब देखो, जस्ट हिमालय का जो क्षेत्र है ना, पैरों पे जहां पे हिमालय खत्म हो रहा है, मतलब जहां पे शिवालिक श्रेणी, आपको पता है हिमालय का दक्षिणी पार्ट है, बिल्कुल दक्षिणी पार्ट शिवालिक श्रेणी है, जिसको आप लघु हिमालय भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वहां पे है ना, जस्ट उसके पैरों में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है, अवसाद मोटे मोटे। तो यहाँ पे ये परत जो होती है ना, बहुत मोटी होती है ये परत, काफी ऊंचाई तक होती है ये परत। तो यहाँ पे जो हिमालय का पानी है ना, वो दिखाई नहीं देता है, पानी दिखाई नहीं देता है इस क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछ रहे कि बताइए किस क्षेत्र के अंदर, निम्न में से किस क्षेत्र में नदियां दिखाई नहीं देती हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो आप क्या बताओगे? भाबर बताएंगे। यहाँ पे नदियां नहीं दिखाई देंगी भाई, कंकर पत्थरों में नदियां नहीं दिखाई देंगी ना, बहुत ऊंचाई में होंगे तो उनके बीच में से पानी आ रहा है। अब आप कहोगे सर फिर पानी दिखाई कहाँ देता है? तो तराई का जो मैदानी प्रदेश होते हैं ना, यहाँ पे पानी दिखाई देने लग जाता है मैदानी प्रदेश में आकर के। फिर आप कहोगे सर ये आगे क्या बना हुआ है? आगे दोस्तों देखो, जब नदियां है ना पानी ले जाती है नदी घाटियों के अंदर, तो ये नदियां आकर के, अब देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो है बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और ये दिख रही है आपको भूरी भूरी, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। तो बांगर तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई। तो एक नदी घाटी में गिरेगी नदी, है ना, गिर गई तो पानी के साथ में गंध होती है ना,
कंकर पत्थर वगैरह मतलब जो अवसाद होते हैं वो होते हैं ना, तो एक तो पैंदे में नदी घाटी का जो पैंदा होता है ना वहां पे भी जाके जम जाएंगे ना वो। एक तो ये होगी नदी घाटी के पैंदे के अंदर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नवीन खादर, और किनारों के ऊपर भी छोड़ देती है ये। तो ऐसे करके नवीन जलोढ़ मिट्टी और खादर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब प्रश्न बता दीजिए, राजस्थान राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का क्या कारण है? तो गाइज ये कारण है प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव यहाँ पे होता रहता है। तो डी ऑप्शन लॉक करते चलेंगे। आगे चलेंगे, वन रिपोर्ट 2019 के बारे में बात करेंगे, 2021 के बारे में बात करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके सारे एग्जाम्स में। देखो राजस्थान में कुल वनावरण कितना है? 16,629.51 वर्ग किलोमीटर। कितना था 2019 में? अकॉर्डिंग टू जो आंकड़े हैं 2019 के वन रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का था ये? तो 4.86%। अगर हम 2021 के आंकड़ों की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल आधा हो जाता है। देख लो आप, आधा हो गया है। कितना नुकसान हो रहा है। राजस्थान में कुल वृक्षावरण जो है ना 8,733 वर्ग किलोमीटर में ही है। देखो आधा हो गया है दोस्तों। तो यहां पर भी आधा हो गया, यहां पर भी आधा हो गया। तो आपको कंपैरिजन में भी पूछे तो आप बता देना। ठीक, 2.55 आए 2021 के अकॉर्डिंग। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, ये वाला। क्लियर। अब देखो राजस्थान में वनों का जो वितरण है ना वो असमान है। समझ गए? पूरी तरह से राजस्थान में, जैसे पश्चिमी राजस्थान में तो वन पाए नहीं जाते हैं, असमान वितरण है। कहीं पे पाए जाते हैं, कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। अधिकतर वन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं राजस्थान के। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिकतर वन यहाँ पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 50% भाग केवल 8 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, अलवर, करौली, सिरोही, बूंदी, ये वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पे पाया जाता है अधिकतर। 50% वन राजस्थान के, ठीक है ना। अरावली के बिल्कुल पूर्व में है ये क्षेत्र। आगे चलते हैं। प्रश्न बता दीजिए आप, राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं? बताइए। अधिकांश वन गाइज ये पाए जाते हैं आपके दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर, ठीक है ना। अधिकांश वन, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? अभी हमने देखा 2.55%। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब गैप सागर झील के बारे में देखते हैं। अच्छा ये कहाँ पे है गैप सागर झील? डूंगरपुर जिले के अंदर। ये आप देख पा रहे हो, डूंगरपुर जिले में है गैप सागर झील। काफी सुंदर नजारा रहता है रात के टाइम में। गैप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? रावल गोपीनाथ ने। गैसे गोपीनाथ और गैसे गैप सागर याद कर लो। गैप सागर जो झील है इसके तट के ऊपर देखिए, रावल उदय सिंह जो थे ना, राव उदय सिंह, इन्होंने उदय विलास महल बनाया। तो उदय से उदय सिंह और उदय से उदय विलास याद कर लो। महारावल पुंजराज एक नए राजा थे, इन्होंने बादल महल और गोवर्धन नाथ मंदिर बनाया था यहीं पे गैप सागर झील के किनारे पे, तट पे ये बने हुए हैं। याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। डूंगरपुर के 27वें महारावल थे शिव सिंह, जिनका नाम था शिव सिंह। कितने नंबर के थे? 27th। इनके समय में व्यापक स्तर पर इसकी मरम्मत का काम हुआ था। किसकी मरम्मत का? गैप सागर झील की मरम्मत का। अच्छा आपसे पूछा जाए कि अंतिम बार मरम्मत का काम किसने करवाया था गैप सागर झील का? उनका नाम था नगर पालिका अध्यक्ष श्री कुरीचंद जैन। 1952 के अंदर करवाया था। ठीक है, चुनाव के टाइम में, देश आजाद होने के बाद की बात है ये। नगर पालिका अध्यक्ष थे यहाँ के, ठीक है ना, इन्होंने करवाया था। तो अंतिम बार यहाँ पे जो मरम्मत का काम हुआ था कुरीचंद जैन के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे 12 नंबर का, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? अच्छा ये तो बताइए आप, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गाइज ये कहाँ पे है? डूंगरपुर जिले के अंदर। डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा टांका किसका उदाहरण होता है भाई? टांका, टांका किसका उदाहरण है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये है जल संरक्षण का। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जोजड़ी नदी के बारे में बात करते हैं। काफी फेमस है ना, और काफी क्वेश्चन भी आते हैं जोजड़ी नदी से। एक बार आप मैप के ऊपर नजर डालो, फिर आपको आगे की चीजें समझ में आ जाएंगी इजीली। देखो ये लूनी नदी है, अजमेर के अंदर नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी, राइट। यहां से बहते हुए ये यूं आ रही है लूनी नदी। रेगिस्तान की गंगा भी कहलाती है, मरु गंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आप एक चीज नोट कर रहे हो, सारी जो इसके अंदर नदियां है ना, सहायक नदियां इधर से आ रही हैं। मतलब ये कौन सी साइड होगी भाई? कोई इधर से इधर चल रहा है भाई, कोई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है, तो उसका मुंह इधर है। तो ये कौन सा हाथ हो गया? बायां हाथ हो गया इधर। तो ये बाईं साइड हो गई ये दोस्तों, ये बाईं साइड हो गई। बाईं साइड से नदियां आती हैं इसमें, गुइया, बांडी, सूकरी, जवाई, खारी, सागी, ये नदियां। इसके अलावा एक ही नदी आपको दिख रही होगी यहाँ पे जो दाईं साइड से आ रही है, जिसका नाम है जोजड़ी नदी।
जोजड़ी नदी नागौर जिले से आ रही है, जोधपुर के अंदर आकर के इसमें मिल जाती है ये। तो ये जोजड़ी नदी है। अच्छा आप देखो यहाँ से, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागौर जिले से होता है। अभी हमने देखा नागौर से हो रहा है यहाँ से, ठीक। अच्छा किस गांव से होता है? पोंडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। यहाँ पे पोंडलू गांव है, यहाँ की पहाड़ियों से होता है। भाई कोई भी नदी जो होती है ना वो कोई ना कोई पहाड़ी से निकलती है जहाँ से पानी इकट्ठा होके आता है। एक और बात है इससे संबंधित, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं आ रही है। बाकी सारी जो लूनी की सहायक नदियां ना अरावली से आती है, ये नदी नहीं आ रही है। प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर में, नागौर से निकलती है, जोधपुर में लूनी में मिल जाती है। जोजड़ी नदी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है, ठीक है, क्लियर है। उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है इसका, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, जोजड़ी के अलावा लूनी की अन्य सहायक जो नदियां हैं ना वो अरावली से निकलती हैं पूरी की पूरी। लूनी नदी का उद्गम फिर कहां से होता है? तो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं डायरेक्ट, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी बताइए आप। अभी हमने देखा भाई, बताइए क्या उत्तर होगा? टाइम खराब नहीं करेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा जोजड़ी नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है, बताइए कहां से होता है लूनी नदी का उद्गम? कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो क्या उत्तर होगा? अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का। नाग पहाड़ के बारे में बात करी थी, सर्पिलाकार आकार है इसका। अच्छा एक बार यहां पर भी नजर डाल लीजिए आप मैप के अंदर, लूनी नदी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार देखिए इसको आप, देखो ये अजमेर है, यहां से निकल रही है लूनी नदी, ये बहती है अजमेर में, फिर जाती है नागौर में, नागौर से आती है पाली में, पाली से जोधपुर में, जोधपुर से बाड़मेर जिले के अंदर, और बाड़मेर से ये जालोर जिले के अंदर भी आती है ना। जालोर में नेहडरन वगैरह आ रही है यहाँ पे। चलो देखो तो ये है, यहाँ से देखो पाली जिले के अंदर से बांडी मिल रही है, पाली जिले के अंदर से सुकड़ी मिल रही है, पाली जिले के अंदर से जवाई नदी मिल रही है इसके अंदर। ये नदियां ज्यादातर पाली जिले से निकल रही हैं, है ना। और अरावली का पहाड़ है ही इधर, अरावली की नदियां। और अंत में इधर से जो आ रही है पांडलू पहाड़ी से, पांडलू गांव से, यहाँ पे पहाड़ी से नागौर जिले के अंदर से, ये देखो जोधपुर में आकर के मिल रही है। कौन सी? जोजड़ी नदी, क्लियर है, दाईं ओर से, बाकी ये सारी बाईं ओर से। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भाई लोगों, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। प्रश्न तो आगे पूछेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट याद करो फिर प्रश्न याद कर लेना आप। हरा मार्बल, जिसको आप सर्पेंटाइन मार्बल भी बोल सकते हो, ऋषभ देव की पहाड़ियों से, केसरियाजी नाथ जी की पहाड़ियों से, उंदिलथल, बूताना, ये सारे क्षेत्र उदयपुर में है जहां से हरा मार्बल निकलता है। चूरू के अंदर कहां से निकलता है? बिंदसार, बिंदासर, बिंदासर क्षेत्र है चूरू में, यहां से निकलता है। इसके अलावा डूंगरपुर में कहां से निकलता है मार्बल? मालसूशत, देवाल, रोहनपाड़ा, मालपुर, मैथाली और ढकवी, ये क्षेत्र है डूंगरपुर के अंदर। हालांकि यहां से आपको नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो, प्रश्न इजी पूछूंगा, आ जाएगा आपको, बस इनको एक बार देख लो आप। तो राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां से निकलता है? जालोर से। हरी अग्नि के नाम से किसे जाना जाता है? पन्ना को जाना जाता है हरी अग्नि के नाम से। तो ये दो क्वेश्चन और आपके क्लियर हो गए। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न बता दीजिए आप, ऋषभ देव उदयपुर जिले में कौन सा मार्बल पाया जाता है यहाँ पे? बता दो जल्दी से। और लाइक का बटन तो तुम्हारे देखो कितने प्यारे प्यारे अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, तुम दबा ही नहीं रहे हो यार, है ना। ऐसे नाराज मत करो लाइक वाले बटन को यार, वो नाराज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और सब्सक्राइब का बटन, वो तो मतलब उसको तो बिल्कुल नाराज नहीं करना है। तो चलो यहाँ पे हरा मार्बल हो जाएगा, तो हरा मार्बल है। आगे देखिए, राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है भाई, बताओ। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट, तो गाइस गुलाबी रंग का जालोर में पाया जाता है, अभी हमने बात करी। हरी अग्नि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पन्ना को जाना जाता है हरी अग्नि के नाम से। क्लियर है तीनों क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं डोलोमाइट, डोलोमाइट के बारे में बात करते हैं। इसके जो नवीनतम भंडार है ना दोस्तों, ये राजसमंद जिले में मिले। डोलोमाइट के नवीनतम भंडार कहां से मिले? राजसमंद से। अच्छा सर ठीक है, मिल गए राजसमंद से। आगे बताइए, तो सर्वाधिक डोलोमाइट कहां से निकलता है? सर्वाधिक जयपुर जिले से निकाला जाता है डोलोमाइट। अच्छा सर ठीक है, बाकी जयपुर के अलावा कहां कहां से निकाला जाता है? सीकर से भी निकलता है क्या? बिल्कुल, जोधपुर से भी, अलवर से भी, झुंझुनू से भी, बांसवाड़ा से भी। बांसवाड़ा के अंदर एक गैनोर और मोजिन खान है, यहां से निकलता है। क्लियर है। चलो अब बताइए सर इसका क्या उपयोग है डोलोमाइट का, किस काम आता है? तो चूना बनाने के अंदर काम आता है ये। अच्छा ठीक है सर। राजस्थान में फेल्सपार के बारे में बता दो, तो क्या बता दो, कहां पाया जाता है? अजमेर ब्यावर के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर। अच्छा मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं, एक बार देखिए। डोलोमाइट ये होता है ना। आप सोचते हो डोलोमाइट क्या है, तो इस तरह का पत्थर होता है डोलोमाइट, ठीक है। इसको पीस करके चूना पत्थर बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें, ये जो आप देख रहे हो, तो ये फेल्सपार हो गया। जूम करके दिखा देता हूं, ये देखिए फेल्सपार, ये फेल्सपार है।
वाइट वाइट पूरा पूरा कलर का है ये। इसके अलावा हम देखिए इसको अलावा नेक्स्ट है सुपर जिंक्स सैमेल्टर संयंत्र, ब्रिटेन के सहयोग से इसको लगाया गया था, आर्थिक सहयोग था। कहाँ पर स्थापित किया गया? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये फोटो है इसका, ये देखो काफ़ी ज़्यादा एरिया के अंदर है ये, तो इसका ध्यान रखना। सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। क्लियर है? अब प्रश्न पूछता हूं आपसे, बताइए राज्य में डोलोमाइट के नवीनतम भंडार किस जिले में मिले हैं? अभी हमने देखा राजसमंद जिला हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है भाई? फेल्सपार, तो गाइज राजस्थान में जो फेल्सपार है ये अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा के अंदर, ब्यावर अजमेर में पाया जाता है, इसके अलावा भीलवाड़ा में पाया जाता है, जस्ट अभी देखा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पे, सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया भाई? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है तीनों प्रश्न? अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। चलो, जनगणना 2011 से संबंधित आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बट मैंने कोशिश करी है कि यहीं से आपके प्रश्न आ जाए एग्जाम के अंदर। फिर प्रश्न पूछूंगा जनगणना 2011 से 2 स्लाइड के अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मतलब फुल 100% चीजें जो हैं आने लायक है ना, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, तो जरा गौर से देखना इन चीजों को आप। तो राजस्थान राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। साक्षरता दर 66.1%। याद करना बहुत आसान है, 6 से याद कर लेना, ठीक। बाकी इसके अलावा जो बाकी बची है ना 100% में से 66.1%, तो ये हो गया साक्षर, और बाकी 33.9% जनसंख्या अभी भी निरक्षर है ना, निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। इसके अलावा बात करें इनमें से पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष लोग पढ़े हुए हैं 79.2% और महिला 52.1%। तो राजस्थान में पूछा जाए पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2%। महिला साक्षरता कितनी है? 52.1%। अच्छा, साक्षर लोगों की संख्या पूछ ले तो कितनी बताओगे? साक्षर लोगों की संख्या करोड़ में ही आएगी, तो 3,82,75,282। इसके अलावा कुल जनसंख्या पूछ रहे राजस्थान की तो कितनी है? 6,85,48,437 व्यक्ति राजस्थान के अंदर 2011 के अनुसार। इनमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3,55,50,997। अगर महिला जनसंख्या के बारे में पूछे तो 3,29,97,440। तो ये फैक्ट हो गए। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें हैं। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है ना, वो कितना परसेंट हुई है? 21.3%। बहुत ज्यादा है ये। 21.3% 10 सालों के अंदर जनसंख्या बढ़ी है, टोटल का 21.3%। मतलब 100 लोग थे ना, वहां पे 21 लोग और हो गए हैं। मतलब आपके गांव में मान लो 100 लोग थे तो 121 लोग हो गए इन 10 सालों के अंदर। आज आप देखो तो, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो 1 वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति होते हैं ना, एवरेज पूरे राजस्थान में तो कितना है? तो पूरे राजस्थान का देखें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जनसंख्या घनत्व भी आप याद रखना। इसके अलावा बात करें लिंगानुपात की, तो दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या होती है ना, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे फिर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? जयपुर जिला है। नॉर्मल सी बात है, जयपुर की राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। तो आप कहोगे सर जयपुर की फिर जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो 66,26,178 व्यक्ति हैं, है ना। सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो गाइस सबसे कम जो जनसंख्या है ना, वो है जैसलमेर जिले में। कितनी है? 6,69,919 व्यक्ति ही हैं यहाँ पे। 6 से 66 देखो आप, 60 लाख ज्यादा है। इसके अलावा बात करें 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, देखो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला पूछ रहा है, तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई है 32.5। वैसे 21% है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा बाड़मेर में हुई है 32.5, 10% और ज्यादा। बाड़मेर वालों 2001 से 2011 के दौरान सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अगर आपसे पूछ ले, सबसे कम, सबसे ज्यादा बाड़मेर, सबसे कम गंगानगर, 10% वृद्धि दर, अच्छी बात। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में कौन सा है सर्वाधिक, तो जयपुर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में पाया जाता है, 595 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 595 व्यक्ति, जयपुर का एवरेज निकाले तो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी आप जानते ही हैं। इसके अलावा देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जयपुर, वो राजस्थान के अंदर कौन सा है? लिंगानुपात, तो आप जानते हैं दक्षिण राजस्थान में लिंगानुपात अच्छा है। तो ये थोड़ा यहाँ पे
2 नहीं है, इसको 9 करना पड़ेगा, 994 कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वाला जिला है दोस्तों धौलपुर। 846 व्यक्ति ही हैं, 1000 पुरुषों के पीछे 846 महिलाएं हैं, मतलब काफी कमारे हो रहे हैं यहाँ पे तो। हाँ भाई, और डूंगरपुर में ठीक ठाक है। आगे चलते हैं, चलो प्रश्न बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या अभी भी निरक्षर है, तो कितनी है भाई, अभी हमने देखा, तो आंसर होगा 33.9%। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है एवरेज पूरे राजस्थान का, जयपुर का नहीं, राजस्थान का। जयपुर का 595, बट यहां पे पूछ रहा है तो यहां पे कितना है, यहां पे नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा अब देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करते हैं, कहां पे स्थापित, जयपुर में। कब, 2009 में, 3 सितंबर 2009 को, याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काम क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नियंत्रण और संचालन करती है ये, क्या, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। चलिए नेक्स्ट बताइए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। 24 नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो आप, कब किया गया था भाई। गाइज ये किया गया था 3 सितंबर 2009 को, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। गाइज एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 9, देखो सबसे ज्यादा प्रश्न कहीं से बनते हैं ना, तो वो बनते हैं क्लास नंबर 9 से। जो आरबीएस या एनसीईआरटी की बुक नंबर क्लास 9 है ना, उसकी जो बुक्स होती है ना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एसएसटी वाली। तो यहां पे क्लास नंबर 9 का इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट एक ही क्लास के अंदर मैंने करवा दिया है। तो आप कहोगे सर कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन भी किया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, यहां पर उस क्लास का लिंक है। पूरी क्लास को देख लेना 2.5 घंटे के अंदर, ऐसे मानो बेस्ट रिवीजन ये आपका हो जाएगा। यहां से बेस्ट क्वालिटी के नोट्स मैप के साथ में समझाए गए हैं, आपकी इंडियन ज्योग्राफी की और राजस्थान ज्योग्राफी की हेडेक खत्म हो जाएगी। ब्रीफ में नोट्स हैं, मजा आ जाएगा आपको। जो ये समझते हैं ना कि यार मुझे सब कुछ आता है, वो भी एक बार इसको देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी। ठीक, चलो तो डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का भी लिंक है और टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा आपको। चलो देखिए, तो मैं नीचे शेयर भी कर दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, लास्ट में शेयर कर दूंगा जब क्लास खत्म होगी। तो यहाँ पे ये हो गया, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, फिर प्रश्न पूछेंगे आपसे। यहाँ से मूंगफली और बिनोले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। प्रश्न पूछ ले कि बताइए भैया वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो मूंगफली और बिनोला का जो तेल होता है ना वो। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है, राजस्थान में सबसे पहले 1964 में भीलवाड़ा के अंदर वनस्पति घी का कारखाना खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में वनस्पति घी का कारखाना खुला, भीलवाड़ा में। चलो प्रश्न बता दो, ये है राजस्थान में सबसे पहले वनस्पति घी उद्योग का कारखाना कब खोला गया, बताइए साहब। शायद आपने ये चीज नोट नहीं करी होगी, अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पे, तो कईयों का गलत भी हो जाएगा, पता नहीं कहाँ दिमाग लगाते हो आप। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा, 1964 नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा ना, अभी हमने देखा यहाँ पे 1964 में। चलो देखते हैं, दूसरा है जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, जिप्सम बता दीजिए। ज्यादातर जिप्सम कहां पाया जाता है, नागौर जिले के अंदर, नंबर 1 ऑप्शन होगा नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में चांदी की खान कहां पर स्थित है, चांदी की खान, इतिहास में भी पढ़ते होंगे आप लोग, लाखा वाखा के टाइम की बात है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, जावर उदयपुर, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है ना जी, जावर उदयपुर में चांदी की खान है। अच्छा अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित दोस्तों प्रश्न बनते हैं, तो यहां पे देखो आप, सूती वस्त्र उद्योग देखो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और परंपरागत उद्योग है, ये आज भी चल रहा है, परंपराओं से चल रहा है, हर परंपरा में चलता है, चल रहा है, चलता रहेगा और हमेशा चलेगा। ठीक, तो सूती वस्त्र उद्योग प्राचीनतम उद्योग है। यह उद्योग राज्य में सर्वाधिक लोगों को रोजगार भी देता है। प्रश्न पूछ ले, बताइए राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग निम्न में से कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, कहां पे, अजमेर ब्यावर के अंदर। सबसे पहले जो सूती वस्त्र मिल खुली थी वो ब्यावर अजमेर में खुली थी, कब खुली थी, 1889 के अंदर। किसके द्वारा खोली गई थी, सेठ दामोदर दास, निजी क्षेत्र की थी ये भाई, निजी क्षेत्र की, ठीक है ना, निजी क्षेत्र की मिल थी, याद रखिएगा। राजस्थान में सबसे पहले औद्योगिक नीति की घोषणा के बारे में पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस सरकार के समय हुई थी, भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय में हुई थी, कब, 1978 में, 24 जून 1978 के अंदर। क्लियर है, चलो
तो ये चीजें बात होगी। आगे चलते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है सर, भीलवाड़ा को कहा जाता है, समझते हैं, आता है। अच्छा, तो फिर ये देख लीजिए, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किसे दिया गया? भीलवाड़ा को। कब? 2009 के अंदर। भाई राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, तो वस्त्र से संबंधित कोई चीज आए ना तो आप भीलवाड़ा को प्राथमिकता दे देना। माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना भीलवाड़ा में करी गई। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, तो ये भी वस्त्र उद्योग से संबंधित है, तो भीलवाड़ा के अंदर। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, ये भी भीलवाड़ा के अंदर। क्लियर है, क्योंकि मेवाड़ का ही पार्ट है ना, मेवाड़ में आता है भीलवाड़ा भी। राजस्थान का कानपुर, कोटा। सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने भारत के अंदर कहाँ पे है? राजस्थान स्टेट में है। भारत के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछ ले भाई, राजस्थान जीके में भी ये प्रश्न बन रहा है कि बताइए भारत में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने कहाँ है? राजस्थान में है, नागौर जिले के अंदर ज्यादा है। चलो अब प्रश्न बता दीजिए आप इन 2 स्लाइड से। ये रहा पहला प्रश्न आपका, बताइए राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग के बारे में बताओ आप फटाफट, कौन सा है? क्या नाम है, बता दो। तो दोस्तों ये तो आप जान ही गए होंगे, 28 नंबर के प्रश्न में पहला ऑप्शन हो जाएगा, सूती वस्त्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है ना। और मैंने आपको बताया पहली जो सूती वस्त्र मिल थी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 के अंदर ब्यावर अजमेर के अंदर खोली गई, सेठ दामोदर दास के द्वारा निजी क्षेत्र की थी। राजस्थान का मैनचेस्टर, क्या आंसर होगा? भीलवाड़ा, नंबर 1 ऑप्शन। नेक्स्ट, दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गाइज ये की गई सेठ दामोदर दास के द्वारा। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर, ठीक है, सेठ दामोदर दास के द्वारा। अच्छा आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है राजस्थान परमाणु शक्ति गृह के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में, पहली बात तो ये याद रखिए, सभी को आई थिंक याद होगा, नॉलेज होगा इसका, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये एनपीसी के द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा निगम। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन। तो सहयोग किसका था इसके अंदर? कनाडा का आर्थिक सहयोग था। ये देश का दूसरा, अगर हम पूछें तारापुर के बाद में देश का दूसरा परमाणु शक्ति गृह है, कौन सा? रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि राजस्थान में किया गया है इसको लोकेटेड। राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन यही है, ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न तो यही इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ सकता है कि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान परमाणु शक्ति गृह। पूछे कि बताइए भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़, राजस्थान परमाणु शक्ति गृह। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, एनपीसी के द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। सहयोग किसका था? कनाडा का। देश का पहला परमाणु शक्ति गृह कौन सा है या फिर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर। ठीक, चलो तो बताइए, प्रश्न पूछते हैं अभी आपसे। यहाँ पे बताइए, देखिए राजस्थान राज्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रणाली को स्थापित करने हेतु धनवंतरी एम्बुलेंस सेवा योजना, धनवंतरी एम्बुलेंस सेवा योजना, धनवंतरी तो आप जानते हो ना, SMS जयपुर, वहीं पे है। धनवंतरी के अंदर काफ़ी भीड़ भी लगती है। तो चलते हैं, मरीजों की बीमारियां, उनका इलाज, मेन गेट। तो चलते हैं, चलो। तो 20 सितंबर 2008 को शुरू हुई थी, याद रखना। धनवंतरी एम्बुलेंस सेवा योजना कब शुरू हुई? 2008 में, 20 सितंबर 2008 में, ठीक है। इस योजना के तहत प्रदेश की जनता को 108 नंबर के ऊपर डायल करने पर उच्च कोटि की इमरजेंसी सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में निःशुल्क प्राप्त होती है। अब ये ऐसा नहीं है कि धनवंतरी के हॉस्पिटल के अंदर ही लाया जाता है सबको, नहीं, वो पूरे राजस्थान के अंदर लागू है। जो भी मतलब नियर बाई हॉस्पिटल होता है किसी के भी, उसके अंदर वो इमरजेंसी केसेज में ही होता है, बट ऐसे ही, ठीक है। वर्तमान में ये सेवा राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध है, ठीक है। आगे चलें, धनवंतरी एम्बुलेंस सेवा योजना 108 कब शुरू करी गई? बताइए। 108 से मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब कॉल करना पड़ता है। 20 सितंबर 2008 को, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम बनाएंगे यहाँ से, इस स्लाइड से। ये देखो मंदिर काफ़ी ऊंचा है और ये है हर्षनाथ का मंदिर, सिक्कर जिले के अंदर है, रेवासा गांव के अंदर, रेवासा सिक्कर। तो हर्षनाथ का मंदिर शेखावाटी में है, रेवासा सिक्कर में। देखो प्रशस्ति की बात कर रहा है यहाँ पे, हर्षनाथ के मंदिर की जो प्रशस्ति है ये कहाँ पे है? तो हर्षनाथ के मंदिर में ही लगी हुई है, सिक्कर जिले में, रेवासा सिक्कर में। ये प्रशस्ति सांबर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति किस शासक के समय की है, तो विग्रहराज के टाइम की है, चौहान राजा जो थे। इसका निर्माण विग्रहराज के सामंत थे एक अल्लट, उन्होंने करवाया था, ठीक है ना। तो हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति का निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा 1679 में इसको नष्ट कर दिया गया था।
लेकिन 1718 ईस्वी में शिव सिंह के द्वारा इस मंदिर का नवनिर्माण कार्य पुराने मंदिर के बचे हुए जो अवशेष थे ना उनके ऊपर करवा दिया। तो आज जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये शिव सिंह के द्वारा खड़ा किया हुआ है औरंगजेब के बाद नष्ट करने के बाद में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो बताइए हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति किससे संबंधित है 33 नंबर के प्रश्न में। तो गाइज यहां पर ना अपना जो उत्तर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, सीकर जिले के अंदर नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे चलें तो राजस्थान में सबसे पहला समयांकित मंदिर कौन सा है बताइए। समयांकित मंदिर झालरा पाटन, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर सबसे पहला समयांकित, मतलब समयांकित का मतलब समझ रहे हो, ऐसा पहला मंदिर बताइए जिसके ऊपर समय का अंकन किया हुआ है, समय लिखा हुआ है कि ये इस समय बना हुआ है, ऐसा लिखा हुआ उस पे। तो कौन सा है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरा पाटन झालावाड़। नेक्स्ट देखिए किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में माना जाता है। गिरवा क्षेत्र, अब आप गिरवा का तो पता है आपको, उदयपुर। तो बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना नीमच माता, नीमच माता का मंदिर ये है, काफी हरा। देखो जरगा और रागा पहाड़ियां भी कहाँ पे हैं, उदयपुर में। तो एक गिरवा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नीमच माता। इसके अलावा हम देखें किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। मतलब यार कितना ज्यादा हो गया ना ये तो, है ना, ज्यादा ही हो गया ना। बट भाई साहब कोई कह नहीं सकता है, हो भी सकता था आज के टाइम में। तो घी से मतलब यार कैसे। चलो भाई, तो क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन, भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसके। भाई आप सोच रहे हो काफी चिकना मंदिर होगा यार फिर तो ये तो, लेकिन भाई चिकना तो है, ये दिख रहा है भी चिकना, है ना। चलो चलते हैं आगे। अगला है अपना शीतला माता के मंदिर का निर्माण कहाँ एवं किसके द्वारा किया गया था बताइए। शीतला माता के मंदिर का निर्माण दोस्तों, शीतला माता चाकसू, चाकसू से संबंधित है। तो चाकसू के अंदर जयपुर नरेश माधो सिंह के द्वारा किया गया था शीतला माता के मंदिर का निर्माण। ये है शीतला माता का मंदिर, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो मेरे दोस्तों ये वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाले जो चौहान शासक थे उनका नाम था अर्णोराज, नंबर 1 ऑप्शन। ये है वराह मंदिर, दिख रहा है, काफी पुराना पुराना लग रहा है, तो काफी पुराना हो भी गया है। चलिए आगे बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। इसका समय था 730 से 760 ईस्वी, ठीक है। ये कुछ फोटो मिली है नागभट्ट प्रथम की मुझे, जो मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा हम देखें इसका दूसरा नाम हरिश्चंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता था। किसको, नागभट्ट प्रथम को। अवंती जो कि उज्जैन में है, इसके गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था ये। तो अगर आपसे पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को। डॉक्टर दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के अंदर, तो ये कहते हैं कि नागभट्ट की राजधानी जालोर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट की राजधानी कौन सी थी, तो जालोर। अगर दशरथ शर्मा के अलावा और जो बाकी मत हैं उनकी बात करें तो उज्जैन और कन्नौज मानते हैं ये लोग। मतलब कोई फिक्स फैक्ट नहीं है, और जहां पे फिक्स फैक्ट नहीं होते हैं ना वो प्रश्न आ भी जाते हैं ना तो वो डिलीट हो जाते हैं। खैर मैंने आपको बता दिया है, ये इंडिविजुअल नाम दे दिया जाए ना दशरथ शर्मा का तो आपको बता देनी है जालोर, बाकी अलग से दिया जाए तो उज्जैन और कन्नौज में जो भी आपको मिले वो कर देना, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख से जानकारी, ये ग्वालियर अभिलेख है दोस्तों, यही है, ऐसे ही लिखा हुआ है, ग्वालियर अभिलेख है ये, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था, इस ग्वालियर अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर अभिलेख के अंदर मलेच्छों का नाशक माना गया है। किसका नाशक भाई, मलेच्छों का। एक कुटुंबा हुआ करता था एक, इनका विनाश कर दिया था इसने। तो मलेच्छों का नाशक कौन, नागभट्ट प्रथम। और अरबी लोगों को किसने सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था, नागभट्ट प्रथम ने। क्लियर है। चलो अब नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक नहीं है। यार घबराओ मत आप, एक सेकंड घबराओ मत, अभी आपको 20 सेकंड में याद करवा दूंगा। आप कहोगे सर क्या मशीन है क्या, हम ऐसे हमारे अंदर मेमोरी फिट कर दोगे। अरे यही तो खास है, देखो कैसे याद हो जाएगा। एक चीज नोट करो आप, यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, ये वाली चीज नोट करो, ये 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 पहले वाले याद हो चाहे ना हो, पाल तो आपको याद रहेगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित पाल याद रखना आप। तो पाल में कितने आ गए, महेंद्र पाल,
महीपाल, विनायक पाल, महेंद्र पाल, देवपाल, महीपाल, विजयपाल, राज्यपाल, यशपाल। देखो साहब कितने पाल हो गए। इसके अलावा आप कहोगे सर नेक्स्ट, देखो नागभट्ट प्रथम है तो आपको पता है उसी प्रतिहार वंश से फिर नागभट्ट द्वितीय भी होगा, तो नागभट्ट द्वितीय हो गया। चलो ये दो भी याद हो गए, ठीक है सर, क्या मतलब आसानी से याद हो गया है तो। अच्छा और देखते हैं, मिहिर भोज, मिहिर भोज प्रथम है, भोज प्रथम लिख रहा है ना, इसका मतलब द्वितीय भी होगा, तो ये रहा द्वितीय। देखो यार ये तो पूरे याद हो गए, अपने आप याद हो गए। तो मिहिर भोज प्रथम और मिहिर भोज द्वितीय, बाकी एक याद करना है वसराज। देखो यार कितनी आसानी से याद हो गए ये तो सारे। तो ये हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। क्लियर। चलो अब आगे प्रश्न पूछते हैं आपसे। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी, बताइए। भाई आप एक साथ इस क्लास को ना देख पाओ ना तो बाद में जरूर देखना है इस क्लास को, मैं आपसे कह रहा हूं यहां से बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात, इसको 2-3 बार रिपीट करना है एग्जाम से पहले इस पूरी क्लास को। तो चलो 39 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा, उज्जैन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसी सारी पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन हर चीज की, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको कहाँ मिलेंगी, मान एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर। आप प्ले स्टोर पे जाके MAAN मान एजुकेशन सर्च कीजिए। यहाँ पर ना आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट सीरीज नोट्स, पूरी एनसीईआरटी और आरबीएससी के नोट्स, और ये जो यूट्यूब पे क्लासेज होती है ना, इनकी पीडीएफ भी आपकी उस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगी। और आप वहाँ पे एक बार जरूर देखिए, फ्री में भी वहाँ पे आपकी क्विज होती हैं, टेस्ट होते हैं। तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप की तरह मान एजुकेशन एप्लीकेशन होना चाहिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलो देखिए आगे चलते हैं। तो उज्जैन हो गया, आगे चलते हैं। राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है, बताइए किस वंश से है। तो हम देख ही लिया, गुर्जर प्रतिहार वंश से है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि बताओ निम्न में से किस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, बताइए वो कौन सा शिलालेख था। 41 नंबर के प्रश्न में क्या नाम था उसका। एक तो लिखा हुआ है राधनपुर व खजुराहो शिलालेख, ठीक है। करहाड़ शिलालेख व राजौरगढ़ अभिलेख, ये भी सही बात है। नीलगुंड और देवली शिलालेख, ये भी सही बात है। मतलब आंसर क्या होगा भाई अपना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, नागभट्ट प्रथम। तो क्या आंसर होगा 42 में, भाई लोग यहां पे आंसर हो जाएगा मंडोर, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं दोस्तों आगे, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। कन्नौज को ये भी देखा ना अभी हमने, तो नागभट्ट द्वितीय है, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को बनाया था, बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन है इतिहास में। इसके अलावा हम देखें, चीनी यात्री हेनसोंग ने गुर्जरों की राजधानी किसको बताया, हेनसोंग ने किसको बताया है, ये प्रश्न भी आपको याद करना है। तो किसको बताया, पीलीमोलो, भीनमाल को, भीनमाल को ही पीलीमोलो कहा है हेनसोंग ने, तो चीनी यात्री था हेनसोंग। इसके अलावा हम देखें किस अरबी यात्री ने मिहिर भोज के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, क्या नाम था उसका 45 में, बताइए दोस्तों। उस अरबी यात्री का नाम था सुलेमान। क्या याद था भाई, क्या नाम था, डी ऑप्शन सुलेमान। सुलेमान ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ से संबंधित, जो हमने फैक्ट देखे उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं इस वंश से संबंधित। गुर्जर प्रतिहार, जो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम था, इसकी राजधानी उज्जैन। इसके अलावा राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध गुर्जर प्रतिहार से, और ये सारे हो ही गए, गुर्जर कहा गया इन सब में। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया, नागभट्ट द्वितीय ने। चीनी यात्री हेनसोंग ने गुर्जरों की राजधानी बताया पीलीमोलो भीनमाल को, और अरबी यात्री जो था सुलेमान, उसने मीर भोज से संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। चलो अब देखिए आगे शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां के जिन पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ था, है ना, उनके बारे में देखिए। 4 पुत्र थे ये, दारा, मुराद, औरंगजेब और शाह सुजा। ये 4 व्यक्ति थे, 4 पुत्र थे शाहजहां के। शाहजहां था ना बीमार हो गया था, तो मुगल टाइम में पिता की मृत्यु के बाद में जो पुत्र हुआ करते थे ना, उनके बीच में युद्ध होते थे। जो ज्यादा शक्तिशाली होता था ना वही राजा बनता था। ऐसे नहीं है कि पिता ने जो घोषित कर दिया ना वो नहीं चलता था, यहाँ पे राजपूतों की तरह नहीं चलता था काम। तो ये पुत्र थे। तो इनके जो कारण थे ना, 1657 का टाइम था इस टाइम में,
तो इस समय में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के कारण इस प्रकार थे। कारण की बात करें तो एक तो सभी पुत्रों का शक्ति संपन्न होना, सारे पुत्र शक्तिशाली थे, संपन्न थे, क्योंकि हर में राजा बनने की होड़ लगी हुई थी। मतलब शाहजहां के चारों पुत्र काफी शक्तिशाली थे। दारा सबसे बड़ा था इनमें से, नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है दारा, ये सबसे बड़ा था। पंजाब का सूबेदार था ये, इस टाइम में इसको बना रखा था। इस समय इसकी आयु 42 साल थी, 42 ईयर। अब इस साल में भी राजा नहीं बनेगा तो बेचारा क्या करेगा। शाहजहां का दूसरा पुत्र मुराद, औरंगजेब, इसके अलावा ये थे। इसके अलावा संघर्ष की परंपरा भी थी इनके अंदर। सिंहासन और सत्ता के विद्रोह या फिर संघर्ष की परंपरा मुगल साम्राज्य की स्थापना से ही प्रारंभ हो गई थी, कि शाहजहां के काल में ये चरम के ऊपर पहुंच गई थी इन चारों के टाइम में। ठीक है, फिर बात करें उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। उत्तराधिकार का नियम भी नहीं बना रखा था इन्होंने राजपूतों की तरह कि भाई बड़ा पुत्र बन जाएगा, ऐसा नहीं था यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया एक था शाहजहां की बीमारी और बुढ़ापा। इसकी बीमार हो गया था, बुढ़ापा भी आ गया था। शाहजहां की मौत की अफवाह भी फैला दी गई थी, तो इस टाइम में भी ये हो गया था। कई मूवीज वगैरह में नहीं देखते हैं क्या अपन ये सब, तो वही बात है। आगे चलते हैं। सितंबर देखो 1657 में शाहजहां के बीमार होने पर सम्राट के पौत्रों में जो पुत्र थे उनमें राज सिंहासन प्राप्त करने के प्रयत्नों में तेजी आ गई थी। औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने शुरू कर दिए थे हेल्प मांगने के लिए, और ये सारी बातें थी इसमें। चलिए अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बताइए 1657 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो ये प्रश्न यहां से निकल करके इंपोर्टेंट आता है। तो इसमें क्या आंसर होगा भाई? 46 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा, हाँ, तीसरा ऑप्शन राज सिंह, नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला देखो, आप चूड़ा के बारे में बात करते हैं। चूड़ा, राव चूड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे यहां से। देखो राव चूड़ा राव सिंहा के वंशज वीरम देव का पुत्र था। तो राव चूड़ा के पिता का नाम क्या था? वीरम देव। ये है राव चूड़ा का फोटो। ठीक है, राव चूड़ा बहुत ही प्रतापी शासक था। इंदा परिहार ने मंडोर यवन मुसलमानों से छीन करके राव चूड़ा को दहेज में दे दिया था। इंदा परिहार ने मंडोर यवन इन सबको छीन करके मुसलमानों से राव चूड़ा को दहेज में दे दिया था। भाई तुम्हारा है ये क्षेत्र। अब राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चूड़ा ने। आगे देखते हैं, राजपूताना के राठौड़ वंश की पहली राजधानी भी मंडोर ही था, याद रखना। इसके अलावा महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? रावचंद्र सेन को। ये रावचंद्र सेन है। ठीक है, किस राजपूत शासक को राजपूताना के कर्ण के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है दोस्तों राय सिंह, महाराजा राय सिंह। राजपूताना का कर्ण कहा जाता है इनको, याद रखना। रूपाधाई का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? रूपाधाई का संबंध इंपॉर्टेंट है, जसवंत सिंह से था रूपाधाई का संबंध। ठीक है, अब ये 4-5 प्रश्न यहां से बने हैं आपके, इनमें से क्वेश्चन निकालते हैं। देखो तो बताइए, पहला प्रश्न, राजपूताना के राठौड़ वंश की पहली राजधानी का नाम क्या है? तो गाइज उसका नाम है मंडोर। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा, अभी देखा हमने। इसके अलावा राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? राव जोधा ने जोधपुर भी बसाया। तो 48 में क्या आंसर होगा? 1453 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखें, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? अभी देखा हमने, क्या नाम है उनका? राव चंद्र सेन। डी ऑप्शन, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट प्रश्न, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 50 नंबर का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स बीकानेर के जो राय सिंह थे ये गद्दी पे बैठे थे भाई लोगों 1574 के अंदर। बी ऑप्शन होगा इसके अंदर राइट आंसर। क्लियर है? इसके अलावा हम देखें, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी, देखो मना रहा है बेचारा, मान नहीं रही है, उम्र भर रूठी रही थी। चलो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उमादे, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन। किस राजपूत शासक को राजपूताना के कर्ण के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा था, इसके बारे में भी देखा। तो क्या नाम है उनका? महाराजा राज सिंह। ठीक है ना, सॉरी यार, एक सेकेंड। राजपूताना का कर्ण राय सिंह, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, तो राजपूताना का कर्ण राय सिंह। आगे चलते हैं, प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का भाग कौन सा था? बताइए, जंगल प्रदेश का भाग। तो 53 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? बीकानेर, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बीकानेर जंगल प्रदेश का भाग। नागौर भाई छतरपुर के नाम से, और ये जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, आई छतरपुर पहले।
जो आज नागौर है। बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बताओ क्या आंसर होगा इसमें। गाइज यहां पे आंसर आएगा शाहजहां, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? रूपाधाय का संबंध। तो फ्रेंड्स यहां पे हम जान ही गए हैं, आंसर जसवंत सिंह हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब चलो आगे के फैक्ट देखते हैं। जालोर की चौहान शाखा के बारे में बात करते हैं। संस्थापक कौन है इस जालोर की चौहान शाखा का? कीर्तिपाल चौहान। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम मिलता है जाबालीपुर। ठीक है, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। जाबाल एक ऋषि हुआ करते थे, जाल वृक्षों की प्रधानता थी, इस कारण इसका नाम जालोर पड़ गया। जाबाली ऋषि की तपोभूमि भी थी ये, इसलिए भी इसका नाम जालोर पड़ा। किले का नाम क्या है यहाँ पे जो है वो? सुवर्णगिरी, ये है ना। और अपभ्रंश भाषा में इसको सोनगढ़ कहा जाता है। इस पर्वत के नाम से चौहानों की ये शाखा सोनमरा कहलाई, याद रखना। तो बताइए चौहानों की किस शाखा को सोनमरा भी कहा जाता है? जालोर के चौहानों की शाखा को। ठीक है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है उसका? कवि बांधव के नाम से जाना जाने वाला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है सर, अब प्रश्न पूछ लीजिए। ये लो साहब, बताइए जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? विग्रहराज। 56 नंबर के प्रश्न में आंसर नहीं, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल, तीसरा ऑप्शन। अभी हमने शुरू में ही देख लिया था ये, तो फिर गलत कैसे हो सकता है? नहीं ना। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, क्या नाम है? जस्ट ही देखा, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, नंबर 1 ऑप्शन। क्लियर है? चलो ये भी भस्म हो गया प्रश्न। अब लोग करो अगले प्रश्न के आंसर को। 58 नंबर में, जालोर के निम्नलिखित चौहान राजाओं में से किसने दिल्ली के किसी भी सुल्तान के हमले का सामना नहीं किया था? क्या नाम था उसका? तो क्या नाम था? सचिंगदेव, डी ऑप्शन। आप सोच रहे हो सर नाम ही नहीं सुना, कोई काम ही नहीं किया इसने जिंदगी में, अच्छा तो कैसे नाम सुनोगे, है ना। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो सर आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1621 से 1667। इसने 3 मुगल बादशाहों की अधीन रहते हुए राज्य की सेवा करी थी। वो 3 मुगल बादशाह कौन कौन से? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मिर्जा राजा जयसिंह ने किन किन मुगल बादशाहों की सेवा में किन किन मुगल बादशाहों के रहते हुए राज्य सेवा की? तो नाम आएंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जस्ट से याद कर लेना। आगे चलो। तो बादशाह शाहजहां ने 1638 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर के शहजादे जुजा के साथ कंधार अभियान में भेज दिया था। ठीक है, शाहजहां और जयसिंह की बनती भी नहीं थी वैसे, तो इसलिए इसने भेजा था कि ये यहां मरेगा। ठीक है ना, अभियान पे भेज दिया था। पूरा नाम क्या था? जयसिंह। अन्य नाम मिर्जा राजा जयसिंह और जयसिंह प्रथम, ये इसके और नाम मिलते हैं। इसका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1611 के अंदर। जन्मभूमि आमेर। ठीक है, मृत्यु की तिथि क्या थी? 28 अगस्त 1667। और इनका मृत्यु का स्थान क्या था? बुरहानपुर। देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग बनाया, जयपुर में है। 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में एक संधि हुई थी जिसका नाम है पुरंदर की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कि बताइए पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 11 जून 1665 में। पुरंदर की संधि किस किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। नोट करने वाली बात यह है, ये जो संधि हुई थी ना, इसका आंखों देखा वर्णन किया था विदेशी लेखक मनुची ने। इसने किया था भाई? मनुची ने। ठीक है, पुरंदर की संधि के अनुसार है ना, शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और शिवाजी के द्वारा मुगलों से छीनी हुई जो 35 दुर्ग थे ना, उनमें से 23 जो किले थे वो मुगलों को वापस दे दिए थे। ये इसके अंदर डिसाइड हुआ था। तो शिवाजी को मुगल दरबारी सेवा से मुक्त समझा गया था और शिवाजी को औरंगजेब के पास में आगरा भेज दिया गया। तो शिवाजी सोच रहे थे कि अपना वहां पे सम्मान होगा, खाना वाना पिलाएंगे खिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया, उनको बंदी बना लिया गया वहां पे।
ठीक है, आदर सत्कार के बजाय बंदी बना लिया गया। और शिवाजी को आगरा के अंदर एक राम सिंह की हवेली है, राम सिंह हवेली, वहां पे डाल दिया गया, बंदी बना करके कैद कर लिया गया, जहां पे शिवाजी फलों की टोकरी के अंदर, फल, काफी बड़ी टोकरी हुआ करती थी पहले, बड़े बड़े काम होते थे तो बड़ी बड़ी टोकरियां हुआ करती थी, तो फलों की टोकरी के अंदर बैठ करके वहां से बाहर निकल गए थे जयसिंह की सहायता से। जयसिंह ने हेल्प करी थी इस काम के अंदर इनकी। औरंगजेब ने है ना इसका आरोप मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर ही लगा दिया और उसे पुनः बंदी बनाने के लिए वापस से भेज दिया दक्षिण के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह को। बीजापुर के पास में चला गया था फिर ये आगरा से बीजापुर के लिए रवाना हुआ, फिर वहां कुछ दिन रुका, आगरा के लिए वापस आया, फिर ये आगरा पहुंचकर शिवाजी के पीछे बुरहानपुर के लिए रवाना हुआ था। ये बुरहानपुर के अंदर जो मैंने बताया मृत्यु हो गई थी फिर वहां पे, तो औरंगजेब ने रास्ते में ही जहर दिलवा दिया था इसको, जयसिंह को, और मरवा दिया था। तो आपको याद होना चाहिए मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब में जयसिंह औरंगाबाद और औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद एक बसाया था इसने गांव। इसके अलावा जयसिंहपुरा 2 कस्बे बसाए थे। तो एक कस्बों के बारे में ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं यहां पे, औरंगाबाद और जयसिंहपुरा। ठीक है, ये 2 याद रखना आप। चलो अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना प्रश्न, मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो गाइज यहां पे आंसर क्या होगा? मिर्जा राजा जयसिंह ने, नंबर 1 ऑप्शन। आगे चलते हैं, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 11 जून 1665 को, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आगे। मेवाड़ के सामंतों को अनेक अधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो जब कोई भी सामंत राजा के दरबार में उपस्थित होता था तो महाराणा जो था ना वो खड़ा होकर के उसका स्वागत करता था, और जब खड़ा होकर के स्वागत करते टाइम में उसके कंधों पे हाथ रखता था ना, उस चीज को कहा जाता था बाह पसाव। और जब स्वागत करता था ना उस प्रक्रिया को कहा जाता था ताजीम। ये 2 नाम याद रखना, एक तो है ताजीम और एक है बाह पसाव। क्लियर है भाई? चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, सामंतों को प्राप्त उस विशेष अधिकार का क्या नाम था जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने व वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उसे सम्मान देता था? तो क्या आंसर हुआ भाई इसका? ताजीम, तीसरा ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? बताइए क्या उत्तर होगा? प्रसाद मंडन, रूप तार मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तु सार मंडन और वास्तु मंडन। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे याद कर लोगे इसको इजीली बातों बातों में। मंडन 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 मंडन, नाम आते ही बस कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, मंडन से मंडन हो जाएगा, है ना। सारे मंडन वाले इसी के द्वारा लिखे गए थे। एक वास्तुशास्त्र याद रख लेना बस, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं 64, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? महाराणा हम्मीर को कहा गया है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन होगा इसमें, महाराणा हम्मीर। प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता एवं एक लिंग महात्म्य के रचनाकार काहनड़ व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे? यस, महाराणा कुंभा के थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा इसका। आगे देखते हैं, मानगढ़ शिला देख लीजिए, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर, मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर कत्लेआम हुआ था, गोलियां चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। चलो देखते हैं, गोविंदगिरी संत सभा की स्थापना 1883 में करी थी, ध्यान रखना। 1883 में गोविंदगिरी ने संत सभा की स्थापना करी थी। और मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों में भील और गरासिया जो लोग थे ना उनको संगठित करने का प्रयास किया था इस समसभा का स्थापना करके। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ना दोस्तों 7 दिसंबर 1908 में हुआ था, प्रथम अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन हुआ 1913 के अंदर, पहला 8 में, दूसरा 13 में। पहला कहां पे हुआ? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में, दूसरा भी यहीं पर हुआ था। दूसरे अधिवेशन के अंदर 1500 भील शहीद हुए थे, ये याद रखना आपको। उसी टाइम का ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो समसभा का अर्थ क्या होता है?
आपसी एकता, संप सभा, सभी में एकता, भाईचारा, प्रेम भाव रखने वाला संगठन, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो भीलों में अलग जगाने वाले प्रथम नेता और राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन है? गोविंद गिरी। देखो, राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन है? गोविंद गिरी। लेकिन भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये दोनों चीजों के अंदर फर्क ध्यान रखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समसभा की स्थापना किसने करी? 66 में। क्या आंसर जाएगा? इन्होंने करी थी, गोविंद गिरी ने करी थी। तीसरा ऑप्शन होगा। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां चलाया था? 67 में। बताइए आप क्या आंसर होगा? तो गाइज ये चलाया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो पहला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल रफ्तार से आंसर लोक। चलो आगे चलते हैं। धौलपुर में ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से विद्रोह कर राज्य का अपना अधिकार कर लिया था राज्य के ऊपर। तो धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर के विद्रोह की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है, दिसंबर 1857 तक धौलपुर का शासक शक्ति अधिकार विहीन शासक की भांति रहा था। मतलब शक्ति का अधिकार नहीं हो रहा था इसके पास में, ये विद्रोह चल रहा था ना, तो मतलब इमरजेंसी वाला बता सकते हो आप। जैसे किसी राज्य में इमरजेंसी लगती है ना, तो वहां की सरकार कोई पावर में नहीं रहती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। 2 माह बाद पटियाला की सेना ने आकर वहां विद्रोह को समाप्त किया था। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा? तो सर ऐसा बनेगा, धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो यहां पे 68 नंबर के क्वेश्चन में पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन कोलैत बीकानेर के बारे में। कोलैत झील है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, यहाँ पे मेला भी लगता है, काफी विशाल मेला लगता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, इनका मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इस अवसर पर श्रद्धालु कोलैत झील में स्नान करना बहुत पुण्य का काम मानते हैं, है ना। किस अवसर पर? कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलैत झील में स्नान करना पुण्य मानते हैं। इसके अलावा कोलैत झील की बात करें तो मीठे पानी की झील है ये। इस झील के पास में ही एक कपिल मुनि जी का आश्रम भी है, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। तो आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए निम्न में से किसको राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है, तो कपिल मुनि का जो आश्रम है बीकानेर के अंदर, उसको कहा जाता है। यहाँ आश्रम जो है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, NH नेशनल हाईवे 15 के ऊपर ये स्थित है। दोस्तों मैं आपसे आगे बात करता हूं, कपिल मुनि का मेला बताइए लगता है कहां पे लगता है? कपिल मुनि का मेला कोलैत के अंदर। गाइस बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, कोलैत झील कहां पर स्थित है बताइए? कोलैत झील कहां पे है भाई? तो कोलैत झील है बीकानेर के अंदर। वेयर इज कोलैत लेक लोकेटेड? तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न बनेंगे फिर आगे पूछेंगे। फैक्ट देख लीजिए एक बार। कर्णिदान द्वारा रचित सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ जोधपुर नरेश्वर से संबंधित है, ध्यान रखना। तो सूरज प्रकाश किसके द्वारा रचित है? कर्णिदान के द्वारा, है ना। किससे संबंधित है? जोधपुर के जो राजा लोग हुए उनसे संबंधित है। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के महाराजा जो अभय सिंह थे ना, उनके काल तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। रूप माना जाता है जंतर जो है वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। वीणा के समान जंतर में भी 2 तुंबे होते हैं, ये देख रहे हो आप, 2 तुंबे, है ना। इसकी जो डंड होती है वो बांस की बनी हुई होती है। ये देखिए, ये बांस की बनी हुई है ना, ये बांस की बनी हुई होती है, जिस पर एक विशेष पशु की खाल के 22 पर्दे मोम से चढ़ाए जाते हैं। 22 पर्दे चढ़ाए गए हैं इसके ऊपर, एक विशेष पशु की खाल के मोम लगा करके। पर्दे के ऊपर 5-6 तार लगे हुए होते हैं। पर्दे हैं, इनके ऊपर 5-6 तार भी लगाए जाते हैं। इसका वादन खड़े होकर के गले में लटका कर किया जाता है। अभी देखो, ये खड़ा होकर के गले में लटका कर कर रहे हैं ना, इधर से पीछे जा रहा है, इधर से आ रहा है ये, तो ऐसे इसका वादन किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। राजस्थान में 1978-79 में कथक केंद्र की स्थापना जयपुर में हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकता है कि बताइए राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना कब हुई और कहां पर हुई? तो दोनों प्रश्नों के आपके आंसर आने चाहिए। चलिए, तो बताइए तार लगा वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तार लगा, अलगोजा, खड़ताल, डेरू और जंतर। तो गाइज ये है जंतर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऊपर। राजस्थान में 1978-79 78-79 में कथक केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? तो गाइज कथक केंद्र की स्थापना जयपुर जिले के अंदर की गई। नंबर 1 ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब अगला देखिए आप,
बपंग के बारे में देखते हैं। बपंग लंबी आल के तुम्बे का बना हुआ होता है। ये देखिए, लंबी आल का जो तुम्बा होता है उससे बना हुआ होता है। लंबाई 1.5 बालिस्त। आप समझ रहे होंगे सर ये क्या नया ही नाम आ गया। देखिए बालिस्त क्या होता है, 1.5 तो तुम समझ गए होगे, एक और आधा, बट बालिस्त से मतलब समझ में नहीं आया होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इसको समझाने के लिए 1 सेकंड में लाया हूँ। बालिस्त होती है यहाँ से लेकर के अंगूठा। देखो अंगूठा एक तो ऐसे चिपका हुआ होता है हमारी उंगली की, यहाँ से नहीं, पूरा ऐसे करो हाथ को, ऐसे करके यहाँ से जो हमारी ये लास्ट वाली उंगली होती है ना सबसे छोटी, जिसको हम चिटकी आंगली खासा, चिटकी आंगली अड़ातानी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, ये लगभग 9 इंच का होता है। एक साधारण पुरुष की हम बात करें तो 9 इंच का। तो ये जो एरिया होता है इतना माना जाता है बालिस्त। इसको कहा कहते हैं बालिस्त, एक बालिस्त। समझ गए? चलिए, तो लंबाई कितनी होती है बपंग की? एक बालिस्त। ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा होता है, लगभग 9 इंच का, है ना। चौड़ाई कितनी होती है? 10 अंगुल के समान, लगभग 10 उंगली आप लगा लो अपनी, 4 और 4 8, 2 बार और 2 उंगली और, ऐसे 10 उंगली होती है। इसके बराबर इसकी चौड़ाई होती है। बपंग अलवर क्षेत्र में जोगी प्रमुखता बजाते हैं। अलवर क्षेत्र के जो जोगी होते हैं बपंग, मतलब जो भ्रतरी के भोपे होते हैं वो वाले लोग। मेवात क्षेत्र में भी ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है ना वो जहर खान है। क्या बोले, अब नाम बोले या जहर खाना बोले, तो अलग ही तगड़ा ही नाम था इनका, जहर खां, है ना। तो बपंग जहर खां, ठीक। चलिए, तो प्रश्न बताइए अब। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती किसके वादक थे? जहर खां भी बोलते हैं उनको, कई जगह जहूर खां भी मिलेगा आपको इनका नाम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, बपंग के डी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उस लोक वाद्य यंत्र का नाम बताइए जो आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ होता है। जंतर, अलगोजा, रमझोल, रावण हत्ता, क्या नाम है उसका, बता दीजिए आप। तो फ्रेंड्स उसका नाम है रावण हत्ता। डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर होगा। हाँ, 9 तार होते हैं। अच्छा, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सारंगी में कितने तार होते हैं? सारंगी में आपको तारों के बारे में पूछ लिया जाए कितने होते हैं? सॉरी, 27 होते हैं, ठीक है। 27 तार, 27 तार होते हैं, ठीक है। गीदड़ नृत्य के बारे में देखिए अब आप। राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में 1 सप्ताह तक गीदड़ नृत्य किया जाता है, पूरे 7 दिन तक। शेखावाटी क्षेत्र में किस समय? होली के त्योहार के टाइम में 1 सप्ताह तक गीदड़ नृत्य किया जाता है। गीदड़ नृत्य का क्या विशेष होता है इसमें? पुरुष लोगों का ही होता है ये नृत्य वैसे तो, और ये स्त्रियों के कपड़े पहन करके नृत्य करते हैं, है ना। ये खास बात होती है। विशुद्ध पुरुषों का नृत्य है। कुछ व्यक्ति महिलाओं के वस्त्र धारण करके इसमें भाग लेते हैं, जिनको क्या कहते हैं? गणगौर। अब ये जो सारे क्या हैं, ये गणगौर कहलाएंगे। इस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्रों के बारे में पूछ सकता है आपसे। गीदड़ नृत्य में बताइए निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं काम में आता, या फिर निम्न में से कौन सा बजाया जाता है? तो आप इनके याद रखना, नगाड़ा, ढोल, डप और चंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा दिया है मैंने इसके, ठीक है। तो गीदड़ नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग, ठीक है ना। डफ तो ये हाथों में लेकर के बजाते रहते हैं, बीच वाले लोग नगाड़ा, चंग वगैरह बजाते हैं। तारपी और अलगोजा कैसे वाद्य यंत्र है? सुसीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में तारपी एक तो और एक अलगोजा, ये दोनों वाद्य यंत्र सुसीर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना। चलो अब बताइए, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हाँ जी। तारपी और अलगोजा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो अभी हमने देख ही लिया, यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना? सुसीर। तो गाइज डी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न में हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है सबके? चलो अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की बनावट झाड़ीनुमा अंग्रेजी वर्णमाला के बी अक्षर के अनुरूप होती है? इसका उपनाम गंठी बाजा भी है। देखो झाड़ीनुमा दिख रहा है आपको, फोटो में दिख ही रहा होगा। झाड़ीनुमा तांबे की प्लेट होती है ये, इसके अंदर बहुत सारी, इनके ऊपर बजा बजा करके इसको बजाया जाता है डंके की चोट पे, है ना। झाड़ीनुमा होता है ये, राइट। तो अब यहाँ पे आप आंसर बता दीजिए मेरे को, क्या उत्तर होगा इसमें। सॉरी यार, ये क्वेश्चन संख्या नंबर अलग आ गया इसमें से, 89 होना चाहिए था इसमें, 89 और इसमें 90। चलो, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 200 श्रीमंडल कहते हैं इसको क्या कहते हैं? श्रीमंडल। याद आ गया आपको नाम? आ जाएगा, नहीं आया तो अब इसको याद कर लेना आप लोग।
एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों पावरी। क्या होता है? पावरी। देखो बी अक्षर के समान तो आपको श्रीमंडल याद रखना है ना। और पावरी जो है ना अंग्रेजी के सी अक्षर के समान है। पावरी और श्रीमंडल का ध्यान रखना, बी और सी। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आकार झुमके के समान है? झुमके के समान ये वाद्य यंत्र, आप बता दो कौन सा है ये झुमके के समान वाद्य यंत्र? इसको कागरच या फिर कागरेच भी बोला जाता है इसको, है ना। पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्रुश चंवर। इसकी आकृति का होता है ये वाद्य यंत्र। वागड़ क्षेत्र जो है ना, वागड़ क्षेत्र दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पर, और जो 56 का मैदान है, इस क्षेत्र के अंदर जो भील समुदाय है ना, वो अपने देवताओं की जब पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन वगैरह करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, उस टाइम में इसको काम में लेते हैं। कोई भी नलिका होती है उसके लगभग 1.25 फुट भाग को चीर लिया जाता है। ये वाला चीरा हुआ भाग दिख रहा है, और इसके साइड में 2 ये निकाली जाती हैं। यहाँ पे ये होता है, मतलब किस तरह से काम में लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट याद रहने वाली चीजें। खड़ताल ये वाला होता है, खड़ताल इस तरह का होता है। इसके अलावा झांझ जो है ना, ये होता है, 2 पकड़ करके इनको आपस में मिला करके बजाया जाता है, जैसे मंजीरा। मंजीरे का ही बड़ा रूप है झांझ, है ना। इसके अलावा मोरचंग, ये मोरचंग होता है, मोरचंग इस तरह का होता है ये मोरचंग। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नाहर नृत्य के बारे में देखिए आप। नाहर नृत्य राज्य के भीलवाड़ा जिले के अंदर मांडल गांव में होता है। ठीक है, तो नाहर नृत्य एक बात तो ये है कि कहाँ होता है? मांडल गांव में। कौन सा? भीलवाड़ा जिले में। नार की तरह कपड़े पहनते हैं ये लोग, शेर की तरह। शेर बनते हैं 2-4 आदमी मिलकर के, फिर ये आपस में लड़ाई बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो होली के अवसर पर ही किया जाता है। 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर के ऊपर रुई लपेट लेते हैं। रुई लपेट रखे हैं इन लोगों ने, देखो तुम, है ना। और सींग लगाकर शेर बनते हैं, ये सींग भी लगाते हैं, नार बन जाते हैं। नार शेर को ही बोला जाता है ना, नार को बेटो। हाँ, चलो। और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं यहाँ पे। ढोल जो होता है उसके थाप दे करके, जोर से बजा बजा करके। इसका उद्भव साजा के काल से माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए निम्न में से किस नृत्य का उद्भव साजा के समय में माना जाता है? तो नाहर नृत्य है वो। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं, बताइए नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, नाहर नृत्य जो है इसका आयोजन किया जाता है मांडल गांव के अंदर, भीलवाड़ा में। पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखिए। अब राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में बहरूपीय मिलते हैं, है ना, जादू टोने करने वाले। ये अपना रूप और अभिनय आदि चरित्र के और अनुसार बदलने में माहिर होते हैं। अपना चरित्र वगैरह ये सब अभिनय वगैरह बदलने में माहिर होते हैं। और नकलची कक्षा में दक्ष होते हैं ये, मतलब नकल करने के अंदर काफ़ी फेमस होते हैं, फटी नकल कर लेते हैं चीज़ों की। इस विलुप्त प्राय कला, मतलब आजकल ये कला जो है विलुप्त प्राय है, कोई ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है, नाम मात्र के लोग करते हैं। एक नामी कलाकार है जिसका नाम है केवला का एक परशुराम भांड है। ये परशुराम भांड से संबंधित कौन सी कला है, से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करें आगे। भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड ने भारत उत्सवों में राजस्थान की भांड कला का प्रतिनिधित्व करके इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। तो भांड कला का ज्यादा प्रतिनिधित्व किसने किया था? जानकीलाल भांड का नाम आएगा तो वो अपने आप ही आपका सही हो जाएगा। प्रश्न बता दो बाप, राजस्थान की बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति का नाम बता दीजिए 92 में। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? जानकीलाल, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब शेखावाटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए काफी फेमस है। ओपन आर्ट गैलरी, भित्ति चित्र देखो हवेलियों के सामने ये भित्ति चित्र है, काफी तगड़े लगते हैं ये ना। ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी की हवेलियां अपनी स्थापत्य कला के लिए ही नहीं बल्कि अपने भित्ति चित्रण के लिए काफी फेमस है। इनके अंदर देखो जो मुख्य हैं रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़ और पिलानी, ये काफी फेमस है हवेलियां, और ये अपनी भित्ति चित्रण के लिए काफी विख्यात है। इसके अलावा हम बात करें मंडावा क्यों प्रसिद्ध, बताइए। तो ये अब आपको आ ही जाएगा, भित्ति चित्र के लिए, मंदिरों के लिए, अभ्यारण्य के लिए या झील के कारण। तो गाइज यहाँ पे ना पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना भित्ति चित्रण के लिए। देखो यहाँ पर भी आपको हाथी घोड़े पाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चलते हैं। कान के लटकते भाग को लोल कहते हैं, लोड़ कहते हैं, लोड़। जैसे कहते हैं ना कि मूंदड़ो को लिख सके तू, मूंदड़ो लिखर बता, आड़ियो लिखर बता, मूंदड़ो लिखर बता। तो देखो मूंदड़ो मैं लिखर बताऊं, मूंदड़ो
दो स्पष्ट ध्वनि होती है ये। वैसे आप देख रहे हो सर ये कहाँ लिखी हुई होती है, संस्कृत में चलती है, दो स्पष्ट ध्वनि है ये। तो मूंदड़ो ऐसे लिखते हैं ना, समझ गए। तो इसको लोड़ बोलेंगे। 5 वर्ष उम्र होने पर बच्चों का कान छिदवाने का संस्कार करवाया जाता है, जिसके लिए कान बिंदाई नाम प्रसिद्ध है। कान बिंदाई है ना। चलो खैर ठीक है। इस संस्कार में सोने की शलाका से लोड़ का छेदन करके बच्चों को सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। कान के अंदर कुड़क, और जो बड़ा रूप होता है ना कुड़क का, वो कुड़की होता है, मुर्की होता है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की जो कुड़क होती है ना उसको मुर्की कहते हैं। मजबूत मुर्की जो बड़े लोग पहनते हैं, बड़े आदमी मतलब जो थोड़ी उम्र में ज्यादा हो जाते हैं वो। चलिए आगे देखते हैं। मुर्कियां पहनी जाती हैं, बताइए कहाँ पे पहनी जाती है मुर्कियां? पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पहनी जाती है और कान के अंदर पहनी जाती है मुर्कियां। ठीक है, लगभग आदमी जो है पश्चिमी राजस्थान में आपको मिल जाएंगी। तो मारवाड़ में आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ का किला वर्तमान राजस्थान जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कहाँ है? राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में क्या यार, राजसमंद जिले के अंदर है। कितनी देर से बोल रहे हैं, दिमाग गर्मा सा गया है थोड़ा सा, यार कोई नहीं। तो कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में, उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर सादड़ी गांव है, वहां पे अरावली पर्वतमाला का एक शिखर है जिसके ऊपर बना हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने किया था। कुंभा से कुंभलगढ़ और कुंभा से कुंभा, राणा कुंभा और राणा कुंभलगढ़। कब करवाया था? 13 मई 1459 के अंदर, है ना। शनिवार का दिन था, शनिवार का दिन था भाई, ठीक है ना, याद करना। और ये मेवाड़ किला बनास नदी के तट पर बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजसमंद के अंदर से आ रही है ना बनास नदी। तो चलो आगे देखते हैं। राजसमंद के करौली जिले में अनेक मंदिर है ना, जिनके अंदर से एक मदन मोहन जी का मंदिर है। मंदिर में मदन मोहन जी की मूर्ति 1728 ईस्वी में महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा जयपुर से गुसाई सुबलदास के माध्यम से करौली में लाई गई थी भाई, ठीक है ना जी। चलिए आगे देखते हैं। 1748 में महाराजा गोपाल सिंह ने इस वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। एक काले मार्बल से निर्मित है, श्री कृष्ण की मूर्ति है। मदन मोहन जी श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो ये मंदिर आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट क्लियर है आपको। अब मैं आपको यहाँ से प्रश्न पूछ लूँ? ठीक है सर पूछ लो। तो बताइए मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है 94 में? मदन मोहन जी बोले तो कृष्ण जी। तो गाइज ये है आपका करौली के अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। 95 नंबर का प्रश्न पूछने से पहले फैक्ट देखिए। पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। क्लियर है। ये पटवों की हवेली, यहाँ पे 5 हवेलियां हैं, पीले पत्थरों से निर्मित है, पीली है ये। तो पूरे परिसर में 5 हवेलियां हैं जिनको गुमान चंद पटवा के द्वारा, असावा भी कहते हैं इसको, गुमान चंद असावा या फिर गुमान चंद पटवा। तो इन्होंने 1805 में करवाया था, अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। 5 हवेलियां हैं ये 5 पटवों की। तो अपने बेटे के लिए 5 बेटे थे, तो 5 बेटों के लिए 5 हवेलियों का निर्माण करवा दिया। इस पीले बलुआ पत्थर की इमारत के निर्माण में 50 साल लग गए भाई साहब, देख लो 50 सालों में इनका निर्माण पूरा हुआ था। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यालय और राज्य कला के शिल्प विभाग स्थित है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट के ही यहाँ पे बन गए हैं विभाग वगैरह इसके अंदर। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्यालय है एक तो, और एक राज्य कला और शिल्प विभाग यहाँ पे स्थित है इसके अंदर। चलो पटुआ की हवेलियां कहाँ स्थित है बताइए 95 में? दोस्तों ये है जैसलमेर जिले के अंदर, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आप देखिए आगे। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह के बारे में बात करते हैं। इनकी एक पत्नी थी मूसी रानी, 80 खंभों की छतरी है अलवर के अंदर, महाराजा विनय सिंह ने जिसका निर्माण करवाया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की। किस जिले में है? अलवर जिले में है। खंभे 80, और पत्नी किसकी थी? ये बख्तावर सिंह की पत्नी थी। अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह, और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। 180 कलात्मक स्तंभ हैं इसके अंदर, स्तंभ खंभे, ठीक है ना, खंभे नहीं मतलब छतरी, स्तंभ छोटे वाले होते हैं ना वो। तो उनके ऊपर टिकी है। 2 मंजिली छतरी है, 1 मंजिल और 2 मंजिल आपको दिख रहे हैं। पहली मंजिल लाल पत्थर से बनी हुई है, देख रहे हो आप, नीचे लाल पत्थर दिख रहा है, और दूसरी मंजिल पर संगमरमर से बनी हुई है, देख रहे हो, व्हाइट संगमरमर आपको पूरा दिख रहा है, मतलब जो लिखा हुआ है वो दिख भी रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। 180 तो यार बैठ नहीं रहा है इसमें, स्तंभ कहाँ से आएंगे इसमें, ठीक है ना। 80 ही करो आप, ये गलत गलत टाइप हो गया यहाँ पे, है ना। 80 कर लो आप इसको। चलिए अब देखते हैं 84 खंभों की छतरी के बारे में बात करते हैं। 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर, ये 84 खंभों की छतरी है। ये छतरी राजा अनिरुद्ध के माता देवी की छतरी है, तो निर्माण अनिरुद्ध के द्वारा। ये छतरी भगवान शिव को समर्पित है ना। तो 84 खंभों की बूंदी में
और 80 अलवर में। मूसी महारानी की छतरी बताइए कहाँ पर है? 96 में मूसी महारानी की छतरी। अभी हमने देखा अलवर जिले के अंदर है, नंबर 1 ऑप्शन 80 खंभों की छतरी है। आगे चलते हैं, तारागढ़ के बारे में देखते हैं। तारागढ़ अजमेर वाला एक बूंदी में भी है। तारागढ़ के पश्चिम की ओर घाटी के एक स्थान पर चश्मा ए नूर, मतलब एक तालाब की बात कर रहा है यहाँ पे, उर्दू में चश्मा ए नूर कहा जाता है, तो तालाब, तो पश्चिम ये अजमेर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें, मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने नाम नूरुद्दीन जहांगीर से इसका नामकरण क्या कर दिया? पहले नाम था, फिर इसका बाद में चश्मा ए नूर रख दिया नाम। इस चश्मे का पानी ज़्यादा मीठा है, मतलब तालाब का पानी काफ़ी मीठा है। ठीक है, अब प्रश्न पूछ लें आपसे यहाँ से। चलिए बताइए, चश्मा ए नूर कहाँ स्थित है? बता दूं कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है अजमेर के अंदर। तारागढ़ की बात आ रही थी तो चश्मा ए नूर वही है, तो फिर वही हो जाएगा। 97 हो गए हैं। अब देखिए बालसमंद के बारे में बात करते हैं। बालसमंद क्या है? झील है। तो 1159 के अंदर निर्माण करवाया गया था इसका। तो जोधपुर शहर के अंदर कुछ दूरी पर स्थित है, ये देख सकते हो बालसमंद, काफी सुंदर झील है। 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। बालसमंद से बालक राव याद रख लेना। जोधपुर के सौंदर्य में वृद्धि करने के साथ में ये झील जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति भी करती है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति बालसमंद झील से होती है, ध्यान रखना। अब प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, बताइए बालसमंद झील का निर्माण 1159 ईस्वी में परिहार शासक के द्वारा करवाया गया था। वो कौन सा परिहार शासक था? उसका नाम हमें चाहिए गाइस। उसका नाम था बालक राव। ठीक है, बालसमंद से बालक राव आप याद कर ही लोगे ना। चलो अब देखते हैं आगे। एक दो क्वेश्चन आपसे पॉलिटी के पूछ लेते हैं राजस्थान की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो एक प्रश्न क्या बना? प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये हमारे संविधान के अंदर किस आर्टिकल में वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर आपका 156 हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, मतलब जैसे पूरे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे किसी राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, उसी की तरह सारी शक्तियां वगैरह सब कुछ। चलिए, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है बताइए? 99 में क्या उत्तर होगा दोस्तों? यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे, राष्ट्रपति हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे अपना प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? बरकतुल्ला खान। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बरकतुल्ला खान। इनका कार्यकाल के दौरान, मतलब 11 अक्टूबर 1973 की बात है, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु हुई थी पद पे रहने के समय। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? नाम बताइए। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब मुस्लिम। तो यहां पे आंसर क्या होगा दोस्तों? बरकतुल्ला खान, डी ऑप्शन। राजस्थान राज्य के पहले व एकमात्र जो अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें डी ऑप्शन हो गया। दोस्तों हमने 400 प्रश्न कर लिए हैं। आप सोच रहे हो सर 100 ही करे हैं? नहीं, जो लोग शुरुआत से क्लास देख रहे हैं ना, उनको पता है 400 से भी ज्यादा क्वेश्चन हमने किए हैं इस क्लास के अंदर।